आज मैं आपको बताऊंगा योगा के बारे में। ठीक है, योग, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये आपको बार बार आपको बहुत जगह आपको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। तो कोई मतलब योग ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि वो गिने चुने दो तीन योग पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत सी बुक्स हैं जो सिर्फ योगों के ऊपर ही लिखी गई हैं। लाइक आपने अगर वीवी रमन जी का आपने एक बुक पढ़ा होगा, 300 कॉम्बिनेशंस, ये बड़ी फेमस बुक है। तो उसमें 300 योग दिए हुए हैं। ठीक है। कोई भी क्लासिकल बुक आप उठाते हो तो उसमें एक ना योगा अध्याय आपको मिलता है। उसमें भी योगा के बारे में दिए हैं, बहुत सारे योग हैं। केमुद्रम योग हमने क्लास में किया है, केमुद्रम योग अभी तक इस क्लास में स्टार्टिंग में हमने किया था ना वो भी एक योग था, एक कॉम्बिनेशन था। तो योग क्या होता है कि एक ग्रह की प्लेसमेंट दूसरे ग्रह के साथ एक साथ बैठे हो या स्पेसिफिक एक डिस्टेंस में हो, है ना। तो एक तरीके का वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए समझना, क्योंकि वो आपको ना बहुत बार एक ओवरऑल थीम आपको दे देता है उसके लाइफ का। ठीक। इसलिए योगा के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो किमोथेरेपी योग मैंने आपको बताया, दो दो तीन योग आज हम बात करते हैं, एक क्लास और कर लेंगे योग के ऊपर। ठीक है। तो मैं आपको मोटा मोटा जो बहुत फेमस योग है जो हर कोई सुनते रहते हैं आप, मैं उन योगा के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि योग तो आप समझो, बट इस योग को हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना वो आप समझो। इसके बैकग्राउंड जो थीम है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ना, उस पर आप ध्यान देना। उसकी डिटेलिंग को आप समझो। ठीक है। योगा समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बुक्स में वो लिखे हुए हैं, तीन तीन लाइन में आप पढ़ लोगे खत्म। बट उतना नहीं है। आज मैं आपको दो योग हम लोग समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सुनने में देखने में कितना सरल है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितने तरीके से हो सकता है। ठीक है। तो आप लोगों ने कौन से योगों के बारे में सुना है? चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं, उन्हीं में से आज पिक करेंगे। अभिजीत जी। सर राजयोग, बुधादित्य योग, हाँ। और अ, गजकेसरी योग, ठीक है। पंचधा योग करके, पंच महापुरुष योग। विपरीत पंच महापुरुष योग। विपरीत विपरीत योग। विपरीत राजयोग। और और कोई बुरे योग, इसको अच्छे और योग बताए आपने। सर वो पुनर्फु हाँ, योग है। पुनरुक्ति योग केपी वाले दोष बहुत है। यूज करते हैं। हाँ, दोष, हाँ। दोष है और उसको। योग हो गया, दोष। चलो दोष, हाँ। दोष भी देखो, दोष भी योग ही होता है एक तरीके का, हाँ। है ना। योग, योग अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। योग हमेशा अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट हमने क्या किया, उसको कैटेगराइज कर, उसका नाम चेंज करके हमने दोष भी बोलना शुरू कर दिया। कौन से दोष के सुने होंगे नाम आपने? सर गुरु गुरु चंडाल योग, दोष। गुरु चंडाल योग, गुरु चंडाल दोष, है ना। हाँ। और वापी योग सर। कौन सा योग? वापी वापी। वापी, हाँ। और मांगलिक का भूल गए, मुझे लग रहा था मांगलिक हाँ बोलेंगे सर आप सर, तो। वो तो सबसे ये तो, पहले सुना है, भूल गया सर। हाँ, ये यही तो है कंसल्टेशन में पैसा देने वाला योग आपको। ठीक है, लोग यही पूछने आते हैं ज्यादातर। इसका नाम किसी ने नहीं लिया। और एक और कोई दोष? योग, शश योग। शश योग, कालसर्प योग भी भूल गए आप लोग। देखो, मांगलिक दोष, कालसर्प दोष, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत पॉपुलर है, मुझे लगा इसका आप लोग नाम लेंगे। अब वापी, शशि योग तो ठीक है, बट इतना ज्यादा ये आपको काम नहीं आएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं क्लास में, हम लोग सिलेक्टेड योगा के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन आप लोग को दूंगा। ठीक है। हम कालसर्प योग ले सकते हैं, है ना। मांगलिक दोष आप ले सकते हो। गजकेसरी योग ले लेंगे, है ना। गजकेसरी योग समझना जरूरी इसलिए क्योंकि वो योग अगर आप समझें तो आपको बुक्स में लिखे ना बहुत सारे योग आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। केमोद्रम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, पंच महापुरुष योग कर लेंगे। ठीक। ये सारे योग हम लोग, गजकेसरी योग हो गया, और कौन सा बताया था आपने, गुरु चंडाल, वो भी कर लेंगे। पर्वत पर्वत योग होता है सर। पर्वत योग वो छोटे मोटे वो निपट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बट इतने ही योग नहीं, मैंने बोला था 300 400 योग है। बट ये आप जो अभी मैंने नाम लिया, अगर आप इसका आप अगर कॉन्सेप्ट समझे
तो कोई भी योग आएगा आपके सामने, आप उसको समझ जाएंगे यूज कर। ठीक। तो मैं कालसर्प योग से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सुना होगा। कुछ लोग का कहना है कि ऐसा कोई योग एग्जिस्ट नहीं करता है ना। अगर आपने के एन राव जी की बुक्स अगर आपने पढ़ी होंगी या उनके स्टूडेंट्स का ये होता है कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ऐसा कोई दोष कहीं दिया ही नहीं गया है। ठीक। बात सही भी है, कहीं क्लासिकल बुक में इसका तो मेंशन नहीं है। ठीक है, बात वहां तक तो सही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई इम्पैक्ट नहीं देता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि योग अनगिनत है ना। अगर जो अभी तक हमने क्लासेस में किया है, एक हमने सिस्टम पढ़ा था ना कि सैटर्न से ट्वेल्थ और लग्न से ट्वेल्थ जहां भी कनेक्ट होते हैं ये मेलेफिक रिजल्ट देते हैं, ये हमने पढ़ा था। कल को अगर मैं इसको योग का नाम दे के पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो क्या गलत है? मैं इसको एक नाम दे सकता हूँ ना, इसे एक पर्टिकुलर एक इस फिनोमिना को मैं कुछ नाम दे सकता हूँ। मैं बोल दूं कि द्वादश ग्रह दोष, है ना, कि ट्वेल्थ हाउस में है, जो उससे होगा उससे एक दोष बनता है। तो कल को कोई अगर ये बोले कि ऐसा कोई योग एग्जिस्ट ही नहीं करता, बात तो सही, एग्जिस्ट नहीं करता, बट क्या इसके इम्पैक्ट को डिनाई कर दोगे आप ये बोल दोगे कि लग्न से ट्वेल्थ, सैटर्न से ट्वेल्थ काम ही नहीं करता है? काम तो करता है वो, है ना। नाम नहीं करता, नाम मैंने दिया है ताकि याद याद रखने में आसानी हो। तो जब आप काल सर्प का नाम सुनते हो, तो काल सर्प का मतलब क्या है? काल और सर्प दो शब्दों से बना है, ठीक है। काल का मतलब राहु, या सर्प का मतलब केतु। ठीक है, तो इन नाम दे दिए काल, इस नाम से आपको क्या मिला? आपको समझ में आया कि यहाँ पर राहु और केतु की इन्वॉल्वमेंट है किसी योग, इंफॉर्मेशन दे रहा है। हो सकता है योग एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये जो योग की फॉर्मेशन जो है, अगर आप ये समझोगे तो इसको डिनाई नहीं कर सकते कि काम ही नहीं करता है। ऐसे बहुत से योग है, साढ़े साथी का लेते हैं, दुनिया परेशान रहती है साढ़े साथी से, उपाय करने के चक्कर में कितने सारे मंदिर बन गए नए, है ना, साढ़े साथी के, शनि के धाम के नाम पे। उनका सारा काम ही चल रहा है साढ़े साथी और कंटक शनि, इन सब के नाम पे। तो लोग परेशान है तभी तो मर जा रहे हैं, है ना। तो साढ़े साथी के नाम पे मे भी हो सकता है कोई योग एग्जिस्ट नहीं करता, या कि गोचर का ही एक सिस्टम है कि नहीं करता, बट इसके इम्पैक्ट और रिजल्ट को बिना ही नहीं कर सकते ना। तो ऐसे बहुत से योग हैं जो रियली में क्लासिकल बुक्स में उनका नहीं है जिक्र। तो आपको ब्लाइंडली ये नहीं बोलना या समझने लग जाना कि ये नहीं करता तो गलत ही है कोई, है ना। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, उसके फिनोमेना समझो, फिर आप देखो प्रैक्टिकली यूज करके कि ये काम करता है कि नहीं करता है। समझे बात? पासकोड नहीं मिल रहा है लोगों को, कहीं सेव करके क्यों नहीं रखते सब? 386081। ठीक है। ठीक है, तो कालसर्प योग नाम से आपको इतना आपको हिंट मिल गया कि ये कुछ ऐसा कुछ फॉर्मेशन है चार्ट में, इसमें राहु केतु की यूटिलिटी है। ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलती है जो आप सुनते हैं पढ़ते हैं, वो ये बोलते हैं कि कालसर्प योग तब बनता है जब सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में हो। तो ये यहाँ तक ये कोई दिक्कत, किसी ने फर्स्ट टाइम सुना हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा और डिटेल बताऊं। सर एक अर्धकाल सब भी बोलते हैं। हाँ, अर्ध में भी आऊंगा अभी, है ना। फिलहाल ये कालसर्प डेफिनेशन तो क्लियर है ना कि जब कोई राहु केतु एक्सिस में आते हैं तो हम कालसर्प बोलते हैं। एक्सिस में आने का मतलब भी सबको क्लियर होगा कि राहु और के राहु से स्टार्ट हो रहा होगा, सारे प्लैनेट राहु के बाद बैठने शुरू हुए होंगे और केतु के अंदर अंदर सब प्लैनेट बैठे हैं, है ना। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि केतु और राहु के बीच में हो सब ग्रह। ठीक है, ये दो फॉर्मेशन बनती हैं, इसको हम बोलते हैं कालसर्प युग।
ठीक है, यहाँ तक सही है। तो अब ये जब आप प्रोफेशनल कंसल्टेंसी शुरू करोगे, आप देखोगे ना कि आपके पास जो कंसल्टेंसी लेने आ रहा है, हर दूसरे तीसरे बंदे के हॉरोस्कोप में मिलेगा आपको। तो दो ऑप्शन है, या तो अभी देखो कंसल्टेशंस कैसे होती हैं, है ना, यहाँ पर प्रैक्टिकली आपने कुंडली दिखाई, आप या तो फंसोगे मांगलिक दोष में, या फंसोगे कालसर्प दोष में, या फंसोगे आप वो क्या हमने पढ़ा था, पितृदोष, है ना, या सर्प दोष। ऐसे पांच छह दोष हैं, ये बड़े फेमस हैं। कोई ना कोई दोष आपके चार्ट में निकलेगा ही। ठीक है, और उस पर 1 घंटे कंसल्टेशन चलती है। कंसल्टेशन खत्म, आपको फीस मिल गई, उपाय भी आपने करा दिए, बिजनेस चलता रहता है। ठीक है, ये होता है आज के टाइम पे। और कालसर्प दोष ऐसा है कि जो आपको ना हर दूसरे तीसरे के हॉरोस्कोप में मिलने वाला है। कोई क्लास में ऐसा है किसी कुंडली में है योग ऐसा? है ना सर, मेरे है। आपके में है? और कोई? अभी देखिए में नहीं, बचे हुए हैं सब। ठीक है, मांगलिक दोष है किसी के में? सर मेरा है, दोनों है। दोनों है, ठीक है। मांगलिक दोष का मतलब ये होता है, एज पर डेफिनेशन, कि मंगल अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, फोर्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में या ट्वेल्थ में, इनमें से अगर कहीं बैठा है तो उसको मांगलिक दोष बोलते हैं। कोई है मांगलिक दोष वाला? है सर। मेरा मंगल सप्तम में है। आपका दफ्तर में है? मेरा भी गुलशन जी, आप 12th योगों हाउस है। से, आप इन दोषों से बचे हुए हैं? दोनों मेरा से? भी। चलिए ठीक है, आप लकी हैं। मतलब बाकी लोगों कुंडली में कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, सर अगर मैं दोनों की बात करेंगे आज, ठीक है। सर हाँ, सर, वो काल सर्प दोष में अगर कोई एक प्लेनेट उसके बाहर आ गया तो वो बोला जा सकता है या नहीं बोला सकता? हाँ, वो मैं आ रहा हूँ, ये खत्म करूंगा टॉपिक, बिल्कुल है, अगर सर सब वो बताऊंगा। रेट्रोगेट हो तो भी प्लीज। हाँ, वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा, ठीक है। सब पॉसिबिलिटीज आप डिस्कस कर लो, क्योंकि देखो यही पॉसिबिलिटीज ना आपको हर योग में मिलने वाले हैं, एक और दूसरी तरीके से। तो ये आपको समझ में आ गया तो सारे योग की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप समझना टॉपिक। मैं आपको नाम के लिए पढ़ा रहा हूँ काल सर्प दोष, बट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है। ठीक। अच्छा, तो अभी देखिए, सबसे पहले ना डेफिनेशन की हम बात करें तो मैं अब डेफिनेशन को ना दो पार्ट्स में बांट रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि काल सर्प दोष एक दोष नहीं है, इसमें दो वेरिएशंस हैं। एक को बोलते हैं हम लोग काल सर्प, एक को बोलते हैं काल अमृत। ठीक है, दो वेरिएशंस हैं, काल सर्प एंड काल अमृत। राहु और केतु के एक्सेस में अगर होंगे तो हम बोलेंगे काल सर्प। ठीक। केतु और राहु के एक्सेस में होंगे तो बोलेंगे काल अमृत। क्लियर है ना? ये दो हो सकते हैं, तो हमने नाम इसको अलग अलग दिया। दूसरी चीज कि इन दोष में, इन दोनों दोषों में इंपॉर्टेंस किस चीज की है? ठीक है, इंपॉर्टेंस किस ग्रह की होती है? ये योग जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट होके जो सबसे लास्ट में जो प्लैनेट आ रहा होगा, जैसे राहु से स्टार्ट हुआ और केतु में एंड हुआ। ठीक है, केतु में ये जो एंड हो रहा है ना, ये जो एंडिंग जो प्लैनेट है, ये सबसे इंपॉर्टेंस इसमें देगा दोष में। इस दोष का जो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट जो मिलेगा, वो आपके एंडिंग वाला प्लैनेट आपको बताएगा। किसी ने माला योग का नाम सुना है? माला योग, ग्रह मालिका योग, हाँ सॉरी, नाम इसका है प्रॉपर ग्रह मालिका योग। कभी सुना हो किसी ने ग्रह यस मालिका? सर, जब सभी ग्रह एक के बाद एक लाइन में बैठे हों। एक लाइन में सीरीज में बैठे होते हैं। जी। इसमें इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन सा होता है, पहला वाला कि एंडिंग वाला? ऐसा पढ़ा था आपने कुछ? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा सर। ऐसा नहीं पढ़ा ना, तो उसमें भी एक स्टार्टिंग, ये जो ग्रह कालसर्प योग है, इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रह मालिका। डिफरेंस इसमें इतना है कि इसमें राहु केतु के बीच में होनी चाहिए।
है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि कई ये बन कैसे रहे हैं योग है। तो ग्रह मालिका में हमने डेफिनेशन में ये बोला कि जब सारे ग्रह ना एक के बाद एक के बाद एक ऐसे बैठे रहते हैं, है ना। तो बहुत बार उसमें भी वेरिएशंस हैं, है ना। 7 ग्रह एक साथ बैठ गए, 9 ग्रह बैठ गए, फिर 5 ग्रह बैठे एक साथ, बीच में एक दो एक साथ बैठे हुए हैं, बट वो सीरीज में ही है। पांच पांच हाउसेस में स्प्रेड है, 4 हाउसेस में स्प्रेड है। इनके भी अपने नाम है, बट सब ये सब है फॉर्मेशन ग्रह मालिका योग के। ठीक है। तो यही सेम पैटर्न में ये कालसर्प योग भी बना। एक सेकंड, अगर पानी पी के आता हूँ, गला। एक सेकंड, हाँ। हाँ जी, सॉरी। तो मैंने आपसे बोला कि इसमें दो सिचुएशंस है, काला सर्प एंड काला अमृता। ठीक है। कोई अपना चार्ट शेयर करना चाहेगा जिनकी चार्ट में ये है, तो मैं प्रैक्टिकली उसको बता सकता हूँ। मैं करूँ? यस सर। एक सेकंड, हाँ, बताइए। सर मेरे चार्ट में है। हाँ, कोई भी बताओ, बताओ डिटेल्स। ट्वेंटी डेट ऑफ बर्थ। फोर्थ हाँ, 24 में 24 मई 1987, 87। 3 p.m. and Chinsura. स्पेलिंग। CHINSURAH. ये ठीक है। हाँ सर। तो इसमें कहाँ है कांसर? सर ये एक 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 मतलब सेट्रन इज आउट ऑफ द। हाँ, ये नहीं, अभी इसको हम करेंगे। अभी मुझे वो चार्ट बताओ जिसमें क्लियर दिखता है। सर मेरे 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 चार्ट में है सर। ओके, मैं आप बताओ चलो। ये चार्ट को भी लूंगा, ठीक है, बाद में समझाता हूँ, पहले वो इजी वाला ओके समझ में आए आपके। ओके सर। हाँ, बताओ मुझे। अक्टूबर, अक्टूबर 12 अक्टूबर 12, 19, हाँ 86। दिवाली के दिन, 12 अक्टूबर 1986। टाइम? हाँ ये है 3:30 बजे दिन में, PM। ठीक है। प्लेस? रायगंज, रायगंज सर। ठीक है। राजधानी इंडिया। नहीं 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 नहीं, इंडिया होगा। अभी ठीक है। हाँ ठीक है। अभी चलो सन केतु के साथ में, बट मैं मान के चलता हूँ ये, इसको हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है। अभी ये मान के चलो कि सन भी राहु केतु के एक्सिस के अंदर है। ठीक है। सन ये 25 डिग्री का है, केतु 27 डिग्री का है। ठीक है, डिग्री इसमें थोड़ा सा फर्क है, बट मैं भी अब फिलहाल ये कंसिडर करूँ कि इसमें सन केतु के अंदर ही है, ये मान के चलते हैं। अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था। मैंने आपसे बोला दो चीजें हैं, काल सर्पन काल अमृता। ठीक। मैं अभी ना इसमें कुछ मार्क करता हूँ। जब भी आप ये चार्ट आप देखो, मैंने बोला ये काल सर्प और काल अमृत की जो पहचान होती है ना, ये इसका एंडिंग प्लैनेट डिसाइड करता है। ठीक है। जो क्लासिकल बुक्स में जो मालिका योग बोला जाता है, उसमें स्टार्टिंग प्लैनेट डिसाइड करता है कि ये योग किस तरह का रिजल्ट देगा, वो स्टार्टिंग का प्लैनेट बताता है। यहाँ काल सर्प दोष में ये एंडिंग का प्लैनेट बताएगा। ठीक। अभी यहाँ पर ही स्टार्ट हुआ राहु से। मैं अभी जैसा प्लैनेट चार्ट की मूवमेंट होती है वैसे चलेंगे, ठीक है। राहु से स्टार्ट हो रहा है, कोई प्लैनेट नहीं, ये केतु है। ठीक है। एक्चुअल में योग आप देख रहे हो केतु से स्टार्ट हो रहा है, ना कि राहु से, क्योंकि केतु के बाद ही सारे प्लैनेट बैठे हैं ना। इसको आप पढ़ोगे कैसे, इस योग को आप ये बोलोगे कि राहु से स्टार्ट हो रहा है, ये बोलोगे केतु से स्टार्ट हो रहा है। केतु से स्टार्ट हो केतु रहा है से। ना, क्योंकि केतु के बाद सारे ग्रह बैठे हैं राहु तक। और एंडिंग प्लैनेट कौन हुआ इसमें?
राहु। क्लियर? ये जो एंडिंग प्लैनेट राहु होने की वजह से ये बनता है कालसर्प दोष। ठीक। अगर ये रिवर्स होता, अगर रिवर्स होता है केतु की जगह यहाँ पर राहु होता अगर, ठीक है, तो ये एंडिंग कहाँ हो रहा होता? केतु में, है ना? तो इसको फिर आप बोलते हैं काल अमृत योग। डिफरेंस समझ में आ गया? अभी इस चार्ट में केतु से स्टार्ट होता है, एंडिंग राहु पे हो रहा है। इसका मतलब कि राहु यहाँ पर निर्णायक प्लैनेट है। ठीक है, राहु जिस हाउस में बैठेगा, जिन जिन हाउसेस के साथ वो कांटेक्ट में रहेगा, उसका डिस्पोजिटर जो होगा ना, वो पर्टिकुलर वो एरिया है जहां पर इस दोष का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। समझ में आ रही बात? सिचुएशन अगर उल्टी है कि राहु यहां पर है वर्गो साइन में सूर्य के साथ, राहु से फिर स्टार्ट हो रहा है एंड केतु पे हो रहा है, तो हम बोलेंगे काल अमृत योग। ठीक है, नाम का एक तो चेंज हो गया। किसकी वजह से चेंज हुआ? एंडिंग प्लैनेट की वजह से। ठीक है, उससे उससे फर्क क्या पड़ गया? फर्क ये पड़ गया कि वहां पर राहु की डोमिनेंसी है इस चार्ट में, अगर चेंज हो गया तो केतु की डोमिनेंसी हो गई। ठीक है, राहु और केतु अपना अलग अलग तरीके से काम करते हैं, उनका नेचर अलग है, तो लाइफ में उसका असर भी अलग अलग तरीके से देंगे। ठीक है, अभी संगीता जी के चार्ट में अगर ये है तो वो देखें कि उनका एंडिंग प्लैनेट नहीं कौन सर, बनता है। मेरा ऑपोजिट है। मेरे सेकंड हाउस में राहु है, वहां से शुरू होके 8th हाउस में केतु है, वहां पे खत्म हो रहे हैं। खत्म हो रहा है ना, तो आपका हाँ एंडिंग जो है वो केतु पे हाँ जी। है ना, तो वो कालामृत योग बना आपका। जी ये क्लियर हुआ डिफरेंस? तो हर जगह आपको ना काल सर्प ही मिलता है, कालामृत आपको बहुत रेयर सुनने को मिलेगा ये। अच्छा, काल अमृत जोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमृत है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, चार्ट में वो राहु और केतु जो भी निर्णायक ग्रह आपके चार्ट में बनेंगे, ठीक है, वो जिस हाउस में रहेंगे उन हाउसेस से रिलेटेड, उसके डिस्पोजिटरी से रिलेटेड, वो जिन जिन हाउस को देखेंगे उन सब से रिलेटेड वो प्रॉब्लम देगा। ठीक है, काल सर्प अगर योग बनता है तो वो मेटलिस्टिक बेनिफिट देता है, ध्यान रखना हमेशा ये। ठीक है, आपको नेम फेम देगा, आपको पैसा देगा, नेम फेम कुछ ना कुछ ऐसी चीज देगा जो बड़ी रेयर होगी आपके लिए। भले ही ये लाइफ का एक एरिया चौपट कर देगा, बट आपको मेटलिस्टिक कुछ चीजें तो जरूर बना के रखेगा, है ना? लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, इन सबके चार्ट में है ना, उनके जीवन बर्बाद थोड़ी हुआ है। सब जानते हैं, दुनिया जानती है उनको। ठीक है, बट लाइफ का एक एरिया ऐसा होगा जहां वो आदमी बहुत स्ट्रगल करेगा। ठीक है, तो इसलिए योग हमेशा बुरे नहीं होते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए इसको लेके हमको डरना नहीं है। बट आपके लाइफ में दिख रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा विजिबली प्रॉब्लम ही बहुत हो रहा है, और उसी हाउस से प्रॉब्लम हो रहा है जो जहाँ ये एंडिंग प्लैनेट बैठा है, जो देख रहा है, जो डिस्पोजिटर जहाँ बैठा है, उन्हीं उन्हीं हाउस में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मतलब कि थोड़ा सीवियस दिक्कत है। उसका फिर आप सोल्यूशन करेंगे, उपाय करेंगे उसका। ठीक है ना? हाँ सागर जी बोलिए। तो सेकंड हाउस केतु, एट्थ हाँ, हाउस राहु, और अगर जुपिटर नाइन्थ हाउस में रेट्रोग्रेट है तो? सेकंड हाउस केतु, एट्थ हाँ हाउस जी। में है राहु। हाँ। हाँ जी, तो सर समझ में आ गया, ये भी अमृत अमृत काल सर्प होगा, राइट सर? हाँ, बट होगा या नहीं होगा सर, क्योंकि नाइन्थ हाउस में केतु है, सो सर रेट्रोगेट है वो। तब भी होगा। सॉरी, नाइन्थ हाउस में जुपिटर है। जुपिटर है, तब भी होगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। अब आपके इतना अगर समझ में आ गया, ठीक है, निर्णायक ग्रह कौन हो गया, उसके बेसिस पे नाम अलॉट हो रहे हैं। ठीक है, और रिजल्ट कौन देने वाला है? जो एंडिंग है। अभी देखो मजे की बात, मैंने तो एंडिंग बोला है, बट आपको लगता है सच में ये एंडिंग प्लैनेट है? ये एक्चुअली मालिका योग का डेफिनेशन ही यहाँ पर लग रहा है, ये आपको दिखने में एंडिंग प्लैनेट है, बट ये शुरुआत यही है, क्योंकि राहु ना रिवर्स जाता है, रेट्रोग्रेड मोशन पे है।
Right. है ना। तो आपको समझाने के लिए मैंने बोला कि लास्ट प्लैनेट, एक्चुअली में लास्ट नहीं है, राहु ही है जो इसको डसने वाला है आगे से। केतु तो यहाँ चला जाएगा, लियो में, मोशन में, लियो में आएगा, है ना, फिर यहाँ पर आएगा, कैंसर में जाएगा, जेमिनाई में जाएगा, ऐसे मूव करेगा। बट राहु है जो अटैकिंग पोजीशन पे है यहाँ पर ना, जुपिटर पे अटैक करेगा रेट्रो होके, फिर मंगल मून पे आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। इसलिए निर्णायक यहाँ पर हमने राहु को बताया। ठीक है, रेट्रोगेशन को देख के कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये बोला कि जो एंडिंग प्लैनेट, एक्चुअल में वो एंडिंग नहीं है, वो चार्ट की शुरुआत ही वहीं से हो रही है। Right. ठीक है, तो मालिका योग जो आप पढ़ोगे, अभी समझना ना कि जो मालिका योग बहुत स्टैंडर्ड योग है, क्लासिकल बुक में हर जगह मिलता है। उसी मालिका योग से ही निकला है ये कालसर्प दोष भी। नाम दे दिया एक नया कालसर्प दोष, बट इस योग को पूरा गलत बोल देने का मतलब फिर तो अपने मालिका योग को भी नकार दिया आपने, है ना। तो इसलिए हमें किसी भी चीज को ब्लाइंडली या पे बोल देता है तो उसको नहीं मानना है। ठीक है, थोड़ा अपना भी हम लोग लगाएंगे बुद्धि, और क्लासिकल बुक जरूर पढ़ो। जितने भी योग आपको मिलेंगे जो बुक्स में लिखे नहीं लिखे, वो सब क्लासिकल बुक्स से ही कहीं ना कहीं उसका सोर्स निकलता है। ठीक है, अब किसी के चार्ट में अगर ऐसा कुछ है तो वो करें क्या, वो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, ये उपाय काम करेंगे इसमें, ये भी आप समझ लो एक बार। हाँ सागर जी बोलिए। सर समझ में नहीं आया सर, एक प्लैनेट अगर बाहर है तो, और अगर वो रेट्रो हुआ तो वो लास्ट होगा या? नहीं, अभी आपको मैंने ऐसे लेमन लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने बोला कि जो लास्ट प्लैनेट होगा वो निर्णायक होगा, है ना। जी अभी इस चार्ट में लास्ट तो यही हुआ राहु, तो राहु ही जी निर्णायक है ना। बट टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो राहु निर्णायक होने का कारण पता है क्या है, क्योंकि राहु रेट्रोग्रेड चलने वाला है, जी। तो राहु ही तो ग्रहों को पकड़ेगा ना। बट सर अगर थर्ड हाउस में अगर कोई ग्रह हो, इनके केस में अगर रफली लेते हैं और वो हाँ रेट्रोगेट हो, तो सर कौन हाँ, सा लास्ट प्लैनेट होगा? अगर थर्ड हाउस में अगर जैसे इससे पहले जो चार्ट जो अभिजीत जी ने दिखाया था, जी है ना, वही केस इसमें हो गया। अब वो रेट्रोग्रेड हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो कालसर्प दोष पे नहीं आएगा। तो लोग उसको बोल देते हैं आंशिक कालसर्प दोष या अर्ध ओके कालसर्प दोष। अर्ध ओके। आंशिक कुछ नहीं होता, या तो होगा या तो नहीं होगा। सर इस चार्ट में केतु सेट हाँ सन के साथ है, हाँ 8th हाउस में सन के साथ है केतु। हाँ, ये काल असर काल तब सर्प भी मानेगा? रहेगा। हाँ तब भी रहेगा। बट सर हाँ रफली अगर यही सेवेंथ हाउस में एक और प्लैनेट हो और वो रेट्रोगेट हो तो आधा ही रहेगा, राइट सर? हाँ, तब भी वो मतलब उसका असर आप मतलब मेरे अकॉर्डिंग उसका नहीं कंसिडर करना चाहिए हमको, है ना। उसको ना ही करो, हाँ ज्यादा काल अच्छा है। होगा ही नहीं वो काल ठीक है सर्प। सर। ना। अभी क्या है कि इसमें सन और केतु में कितना डिफरेंस है, 25 डिग्री पे सन है, केतु 27 डिग्री पे है। इस वजह से मैं इसे ले रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट रहेगा। जी ठीक। अच्छा, 10 डिग्री का डिफरेंस रहता तो सर। तो कंपेरेटिवली कम हो जाता था, है ना। अगर ये राशि से बाहर निकल के फिर नहीं लेंगे, राशि के अंदर रहेगा तो वो जो बोलते हैं ना अर्ध है, ऐसा है, वो जो आंशिक वाला होता है वो आप मान लेना। ठीक है, बट पूरा राशि उसने अगर चेंज कर दिया तब नहीं। सर, एक मिनट चार्ट दे सकता हूँ सर? हाँ बताओ। थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा सर। हाँ एक सेकंड ना, जी इसको मैं क्लियर करूँ। हाँ बताइए। सर October 6, 1987, 4:32 सुबह के, नवी मुंबई, वाशी वाशी नवी मुंबई। जी जी सर। हम्म, ये तो नहीं है। अभी ये चार्ट है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। अभी मैंने बोला कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, केतु से। जी ठीक है, स्टार्ट केतु से हुआ, एंडिंग कहाँ से हुआ, राहु से। तो कालसर्प बोलेंगे इसको। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जुपिटर जो है
ये इनसे बाहर है बट है रेट्रोग्रेड। जी। ठीक है, ये चाहे रेट्रोग्रेड रहे चाहे ना रहे, है ना, ये चार्ट कालसर्प में नहीं काउंट होगी, मतलब इसको आप नहीं मानोगे। ओके, बट क्यों सर? क्योंकि नहीं, हम डिग्री ये देखेंगे इसका या? डेफिनेशन ही ऐसा है। ओके। जुपिटर भी आ रहा था, राहु भी तो मूव करेगा ना, जी जी जी, ठीक है। वो हमेशा डिस्टेंस में रहेंगे कुछ ना कुछ वो, गॉट इट सर। डिफरेंट राशि। है ना, तो इसलिए वो उसका उसकी स्ट्रेंथ खत्म होती जाएगी कंपेरेटिवली उस योग की। गॉट इट सर। ठीक है, बट अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स विजिबल हैं, राहु से रिलेटेड, राहु जिस हाउस में बैठा है इनसे रिलेटेड, तो फिर काल काल सर्प शांति आप करा लेता हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ये योग वैलिड नहीं है। गॉट इट। और ये योग जो है 2 डिग्री एरीज पे है ना, जुपिटर जो जी सर। है ना, और आपका जो राहु है 8 डिग्री पाइसेस पे है, बहुत डिफरेंस है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। अगर वो बिल्कुल ही बॉर्डर पे होता, राहु अगर पाइसेस के 28-29 डिग्री पे रहता, जुपिटर अगर 1 डिग्री पे रहता, तो फिर मैं मान लेता हाँ ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि वो टच करता है, राइट वो सर? टच करता था, वो ठीक, 5 डिग्री के अंदर अंदर अगर है ये कोई प्लैनेट, तो अपनी इन्फ्लुएंस देगा पूरा। 5 डिग्री से अगर ऊपर कोई डिस्टेंस में है तो उसको मत कंसिडर करना कभी भी किसी कॉन्सेप्ट। सर वही कंबशन वाला रूल। कंबशन टाइप का ही मान लीजिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें कर क्या सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो अभी इसके लिए कालसर्प दोष निवारण के नाम से एक रिचुअल करी जाती है। ठीक है, वो कराया जा सकता है, ठीक है, वो काम करती है, बड़ा अगर तरीके से करी जाए तो। क्योंकि जो मैंने बोला आपसे ना कि वो योग जो राहु जनित है और केतु जनित है, दोनों के लिए वो शांति अलग अलग होती है। अब करने वालों को पता नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो निपटाना है घंटे भर के अंदर, उन्हें उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ सब दोष है, कि वो किस तरह का दोष है, उसका मेन कारक कौन है, राहु या केतु है। वो स्टैंडर्ड अपना करते हैं वो लोग मंदिरों में, उसे कोई करा के फायदा नहीं। जब आपको यही क्लियरिटी नहीं है कि योग बन कैसे रहा है, तो निवारण तो भूल जाओ। यही तो हो रहा है ना मंदिरों में, जो आजकल कराते हैं फेमस तीर्थ स्थल वगैरह में कालसर्प दोष निवारण के नाम पे, तो ऐसे ही करते हैं। जब बता ज्योतिषी को ही नहीं क्लियर होगा कि योग का फॉर्मेशन का आधार क्या है, इसमें जो ग्रह आधार होगा ना, वही ग्रह उस कालसर्प निवारण में मेन प्लैनेट वही रहता है। हालांकि कालसर्प दोष की जो पूरा रिचुअल समझोगे तो उसमें राहु केतु दोनों के लिए किया जाता है, उसमें मेन प्लैनेट उसमें फिर हम अपना रखते हैं इसको। ठीक है, तो वो पूजा क्या है क्या नहीं, ये आप करा भी आपको खुद नहीं करना है, ये वो जो कर्मकांड पंडित होंगे, जो लोग होंगे, वही लोग करते हैं। तो सेफेस्ट चीज है ये, तो ढंग का अगर आपको मिल जाता है, अगर किस्मत आपकी अच्छी है, तो इसका सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज अपने लेवल पे आप लोग क्या कर सकते हो, है ना, कि बहुत लोगों का नहीं होता है कि ऐसे पूजा वूजा काम नहीं करती, कुछ ऐसे मान्यता है, तो उनको छोड़ते हैं, ठीक है, उनकी श्रद्धा है। आप अपने लेवल पे भी क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं, तो उसमें आप क्या करो कि अगर काल सर्प दोष है जिसमें राहु निर्णायक बनता है, तो उनको दुर्गा पूजा करनी चाहिए। ठीक है, दुर्गा की पूजा, क्लियर, उन्हें दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। केतु अगर निर्णायक प्लैनेट बनता है तो उनको गणेश की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो सर दुर्गा हाँ, पूजा के साथ काली पूजा भी कर सकते हैं? तो अब अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ ले हम लोग, काली, नहीं, अच्छा, नहीं, भगवती, मैंने वही ऐसा सब सुना करने में कोई था कि नुकसान नहीं काली। है। काली में भी वो कैपेबिलिटी, वो भी आपको निकाल सकती है ना। अभी बताता हूँ कि दुर्गा और गणेश क्यों, है ना, ये भी हम समझते हैं कि गणेश आपको पता होगा केतु के देवता है ना, दुर्गा राहु। ठीक, यस सर। दुर्गा में भी हम
नौ नौ दुर्गा का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, 9 तरह की हमारे पास है। लग्न, अगर वो जो निर्णायक प्लैनेट है, अगर राहु अगर वो लग्न पे है, लग्न में अगर बैठा हुआ है, ठीक है, ये देखो, एक है लग्न, एक है चंद्र राशि, ठीक है, एक आपका नक्षत्र, ठीक है, ये तीन, इसको छोड़ के आपके 9 हाउसेस, मतलब 9 जो 9 ग्रह रहेंगे वो 9 हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, 9 उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। उसके अलावा जो अभी देखो, मैं इसको कैसे समझाऊं, ये ना आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट आप कोशिश करो तो समझने की। इसी चार्ट में हम ले सकते हैं, हालांकि इस चार्ट में ये राहु बन रहा है। ठीक है, हम इस चार्ट को मान के चलते हैं, इसमें कारसर दोष है फिलहाल। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जुपिटर इसके अंदर ही है, अभी ऐसा मान लो आप, ठीक है। ठीक है। अभी यहाँ पर राहु हमारा है 22 साइड में 8th हाउस में। ठीक है, तो ये जो 8th हाउस का जो ये है, जो 8th हाउस की प्लेसमेंट है, ये किसी न किसी हाउस में बैठेगा राहु। इनके चार्ट में 8th में, आपके चार्ट में 9th में बैठेंगे, ऐसे ये रोटेट करते रहेंगे अपने। ठीक है, और हमारे पास 9 दुर्गा है, उनके आपके नाम भी आपको पता है। ठीक है, नवरात्रि में हम लोग 9 दुर्गा हम लोग करते हैं। स्तोत्र। ठीक है, तो एक हाउस एक दुर्गा का फॉर्म है। ठीक, एक हाउस आपका एक दुर्गा के फॉर्म में रहेंगे। 9th हाउस तक 9 दुर्गे हमारे समाप्त हो जाते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन उठता है कि इन तीन का क्या करें ना, 10th 11th एंड 12th। फोर्थ पे जो देवी बनेंगी, ठीक है, वही सेम 10th पे आएगा। ठीक, फिफ्थ पे जो देवी होंगी, वही सेम देवी की आराधना 11th के लिए बनेगी। आपका सिक्स पे जो देवी होंगी, वही सेम देवी आपकी 12th में बनेगी। क्लियर। ऐसे ही जो सेकंड हाउस में जो अगर कोई राहु बैठा है, सेकंड हाउस की कोई देवी होंगी, जब वो नवरात्रि की जब 9 दुर्गा का हम नाम लेते हैं, तो उसमें सेकंड देवी का भी एक कुछ होगा, फॉर्म है ना, कोई नाम है उसमें, तो वो देवी और ये 8th में जो बन रहा होगा वो देवी, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप पूजा करते हैं किसी का भी, वो सेम रिजल्ट आपको देगी। क्लियर। ठीक है, अब वो देवी के फॉर्मेशन आप देख लेना एक बार, वो सीक्वेंस में क्या नाम है, वो मुझे भी याद नहीं है इतने। तो अभी 8th में जो देवी पढ़ रही होंगी, यानी अष्टमी, अष्टमी का होता है शायद कालरात्रि, शायद मैं अगर गलत हूँ, कालरात्रि है या सिद्धरात्रि हो। ठीक है, तो उसकी इनको पूजा करनी चाहिए। सबसे इजीएस्ट रेमेडी, दुर्गा का फॉर्म को लेना है। क्लियर। गणेश में क्या करोगे, अगर केतु के लिए उपाय करना हो तो, है ना, गणेश के 12 नाम हैं। ठीक है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र जब आप पढ़ोगे तो उसमें गणेश जी के 12 नाम आते हैं उसमें सीक्वेंस में। इन ये स्तोत्र का नाम भी आप लिख लीजिएगा, संकट नाशन गणेश स्तोत्र ना। जैसे प्रथमम वक्रतुंडम च, तो वक्रतुंड है वो फर्स्ट हाउस में आएगा, किसी का केतु अगर फर्स्ट हाउस में है, अगर वो निर्णायक प्लैनेट है, तो वक्रतुंड, प्रथमम वक्रतुंडम च
है ना, ऐसे करके द्वितीयम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम, तो कृष्ण पिंगाक्ष जो फॉर्म है गणपति का, वो थर्ड हाउस केतु का उपाय होता है। गजवक्त्रम चतुर्थकम, गजवक्त्र जो फॉर्म है वो फोर्थ हाउस, है ना। ऐसे करके गणेश के 12 नाम इसमें आपको मिलेंगे। ये बड़ा फेमस स्तोत्र है, आपको नेट पे आपको इजीली मिल जाएगा। यार सबसे आसान है कि आप इस स्तोत्र का पाठ आप रोज करो, आपको लिए केतु के लिए कुछ करने की जरूरत है भी नहीं है। अदरवाइज अगर बहुत सीवियर रिफ्लेक्शन है केतु के साथ, कालसर्प दोष को लेके बहुत परेशान है, तो उस पर्टिकुलर गणेश का जो फॉर्म है, अगर वो उसको अपनी आराधना में जोड़ते हैं, उनको और कुछ कालसर्प दोष का निवारण करने की जरूरत नहीं है। सबसे इजीएस्ट इसका सोल्यूशन। ठीक, नहीं तो किसी योग्य आचार्य जी को बुलाइए जो कालसर्प दोष प्रॉपर कराते हो। 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है इसमें। आप ज्योतिषी हो वो नहीं है, ठीक है, तो उनसे नहीं पूछना है। आपको पता है कि आपका निर्णायक प्लान कौन सा, आप बोलेंगे कालसर्प दोष का मुझे निवारण कराना है, केतु मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, अपना वो कराएंगे। ठीक है, तो राहु के लिए दुर्गा, केतु के लिए गणेश। सर। हम्म। हाँ सर, ये काल सर्प दोष है तो हम्म। उसका लास्ट प्लेनेट केतु होगा ना? नहीं, राहु। राहु, लास्ट राहु राहु रहेगा। होगा ना। काल सर्प का लास्ट प्लेनेट राहु होगा। जी, सर, कालामृत में केतु होगा। अमृत का लास्ट प्लेनेट केतु होगा। हाँ, ठीक है। देखो अभी अभी इस लेक्चर का मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपको कालसर्प योग दोष पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपने पढ़े लिया, आपको नॉलेज होगी, बहुत अच्छी बात है। बट आप देखो कि इसके साथ साथ आपको ना मालिका योग भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस क्लास के बाद आपको मालिका योग खुद पढ़ना है, ध्यान देना। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा जाता है। मैं हर योग आपको क्लास में नहीं करा पाऊंगा, ऐसा कराऊंगा तो फिर 1 साल बीत जाना, योग खत्म नहीं होंगे। है ना, ये जो फॉर्मेशन का जो तरीका है ये आपको मैंने बताया, इसका ये ऐसी सेम फॉर्मेशन मालिका योग में आता है। तो मालिका योग क्लासिकल बुक में है, अब देखोगे मिलेगा, उसको समझो, उसको पढ़ो, है ना। कालसर्प योग आपको समझ में आ ही गया है, तो और क्लियरिटी मिलेगी आप। नेक्स्ट टाइम कोई बोले कालसर्प दोष होता नहीं है, फेक है, ये है, और डिबेट में नहीं पढ़ना है। ठीक। सर अगर राहु जैसे जो है, राहु से बन रहा है और 11th हाउस में है राहु, तो दुर्गा का हम लोग फिफ्थ, पांचवी दुर्गा का करेंगे। 5वीं तारीख। ठीक है। तो ठीक है, गणेश जी के तो सीधा जैसे 12 है तो उधर से गणेश जी उसके को 12 के 12 है। 12 है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, अब मैं गणेश जी की पूजा भी नहीं कर पाऊंगा, ये भी नहीं, तो फिर तो क्या करें, तो उनके भी उपाय मैं कैसे बताऊं, है ना। जो है वो है, कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है। ठीक है। सर उस रूप को पूजा में कैसे शामिल करें गणेश जी के? देखिए उसमें या तो उनका आप स्तोत्र पाठन करो, उस स्पेसिफिक डिटी का स्तोत्र भी मिलते हैं, है ना, उसका करें, या उनका कोई अष्टोत्तर आप जोड़ें, अष्टोत्तर मंत्र का जाप करें, वो रोज आप अर्चना कर सकते हैं। कोई आप बीज मंत्र ले लीजिए, उसका उसका आप जाप करो, किसी भी फॉर्म जैसे में। अष्टम में है धूम्रवर्णम तथाष्टकम, तो हाँ। उसका हाँ, तो धूम्रवर्ण है, धूम्रवर्ण के उसके अपने बीज मंत्र है, उस मंत्र का आप जाप करें, है ना। धूम्रवर्ण के बीज मंत्र हैं, उसके भी अष्टोत्तर होते हैं। उसकी तो फोटो भी है, उस फोटो को लेके आप लाइए घर में, है ना, उस पर दूर्वा चढ़ाइए। हर दूर्वा के साथ आप उसका अष्टोत्तर कर सकते हैं, है ना। दूर्वा प्रिय प्रिय है गणेश को, ऐसे करिए। ठीक है, पूजा पद्धति क्या है वो आपकी चॉइस है, आपको जिसमें आपको आसान लगता है वो फॉर्मेट आप यूज करें। थैंक यू सर, यही जानना था कि उनको कैसे इन्वॉल्व। हाँ, ना, ठीक है, सर तो ये क्लियर गणेश हुआ। स्तोत्र, हाँ। सर हाँ। गणेश गणेश स्तोत्र मंत्र भी तो कर हम्म। सकते हैं डायरेक्टली। गणेश तो देखिए, मतलब अगर आप किसी किसी स्पेसिफिक फॉर्म में आप नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, आप नॉर्मल गणेश जी का मंत्र आप कहते हैं, वो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी काम करता है।
पर बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे तो बड़ा स्पेसिफिक चाहिए, मुझे तो 8th हाउस वाला ही चाहिए, तो फिर स्पेसिफिक गणेश की पूजा करनी है। ठीक है, नहीं तो अगर आप नॉर्मल गणेश की पूजा भी करेंगे वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप माँ गणपति की पूजा करो काफी। सर ये स्तोत्र 8 बार बोलने से अष्टम राहु का भी हो जाएगा? 8 बार करो तो? हाँ, हो जाएगा 8 बार करने से, बट ऐसा क्या करना है उसमें हाँ। कि राहु, ठीक है, राहु अभी जैसे इस चार्ट में देखो, अगर मुझे करना पड़े, या केतु, ठीक है, अभी इसमें निर्णायक कौन है? राहु। राहु। ठीक है, हम दुर्गा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो राहु देखिए इसमें कितने है, कौन से नवांश में है, इसमें वर्गों में है, वर्गों में। 6 बार। हम्म। 6 बार है ना, सुबह शाम 6 बार पढ़ना पड़ेगा इनको, ठीक। है ना। तो राशि से नहीं, उसके राशि के नवमांश से आप निकालोगे नंबर। ओके सर। ये मैं आपको उपाय के लिए बता रहा हूँ, इन फ्यूचर कभी भी आपको डिसाइड करना हो ना कितनी बार पढ़ना है, कितनी बार क्या करना है, उस ग्रह के नवमांश के नंबर से आप डिफाइन करोगे उसको। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। अदरवाइज बेटर है 108 बार करो, अगर आप छोटा मंत्र का जाप कर रहे हो तो। ठीक है, कोई आप अष्टोत्र कर रहे हो तो एक ही बार बहुत है, तो स्तोत्र का पाठ कर रहे हो तो नवमांश का नंबर आप ले लो। यस सर। ठीक। सर जैसे इनका राहु उत्तरा भाद्रपद में है, तो क्या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से भी शुरू कर सकते हैं? हम्म, कर सकते हैं, जन्म नक्षत्र से, या पर्टिकुलर जो राहु की प्लेसमेंट है उस नक्षत्र से। नक्षत्र से मुझे याद आया, इसका एक्सेप्शन रूल है इसका, है ना, ये आपको मिलेगा नहीं कहीं भी, ये बड़ा काम करता है ये। एक्सेप्शन ये है कि अगर राहु केतु अगर जुपिटर के नक्षत्र में है, ठीक, जुपिटर के कौन से नक्षत्र होते हैं? पुनर्वसु, विशाखा, पुनर्वसु एंड पूर्व विशाखा, भाद्रपद। पुनर्वसु। है ना, विशाखा, पुनर्वसु, पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु, ये जो 3 नक्षत्र पूर्व। हैं, इसमें अगर आपका जो निर्णायक प्लैनेट है अगर वो बैठा हुआ है तो कालसर्प दोष नहीं हुआ। ये कैंसिलेशन का एक और रूल। क्लियर? यहाँ पर राहु उत्तर भाद्रपद में है, तो ये जुपिटर का नक्षत्र है? नहीं है, नहीं। तो ये यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर इसकी जगह कोई अगर जुपिटर का नक्षत्र उसमें होता तो वो फिर हम कालसर्प दोष की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे राहु हो चाहे केतु हो सर, जो निर्णायक प्लैनेट हो वो। निर्णायक। ठीक, सरल है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इसके साथ साथ आपको मालिका योग भी आपको समझ में आ गया, एक साथ दोनों आपके हो गए कवर। अब डिटेल में आप लोग को पढ़ना आपका काम है ये। ठीक है, जो चीजें बुक्स में नहीं है वो मैंने आपको इसमें बताई है अभी, है ना। अब आप मालिका योग भी पढ़ो, उसके जितने वेरिएशन है वो भी समझो, आपको समझ में आ जाए। ठीक, हो सकता है आपको 2 चीजें और आपको नहीं भी समझ में आए, जो हमने नहीं भी किया, इसे पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है अब। ठीक है, एक ये योग हो गया। अब दूसरा योग भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब हम बात करेंगे मांगलिक दोष के ऊपर। तो इस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट मैं आपकी जो काम की चीजें हैं मैं उतना आपको बता रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, मांगलिक दोष के ऊपर ऑलरेडी हमने मैच मेकिंग वाले वेबिनार में हमने किया था डिटेल में, है ना। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना है इसको भी। इसकी बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बट ये कोई सोचता नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान इस पे नहीं देना कि मैं मांगलिक दोष पढ़ा रहा हूँ, आप ये देखो कि जो कॉन्सेप्ट जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, वो सेम कॉन्सेप्ट हर योग में लगने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट को आप पकड़ो तो किसी भी योग में इसको एज इट इज लगा दो। ठीक, कोई है मांगलिक दोष वाला इसमें ही, इसी में है, ठीक है, इसी को ले लेते तो मेरे चार्ट में वो भी है। हैं। चलिए, अच्छी बात है, तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, अभी देखो कि मांगलिक दोष की डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर प्लैनेट मंगल, मार्स,
लग्न में हो, सेकंड हाउस में हो, फोर्थ में हो, है ना, लग्न में हो, सेकंड हाउस में हो, फोर्थ में हो, सेवेंथ में हो, एट्थ में हो और ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ। तो मांगलिक दोष बनता है। ये सिंपल डेफिनेशन है। तो अब इस कैलकुलेशन से हुआ क्या कि 1 2 3 4 5 6 छह हाउसेस में मंगल होने से मांगलिक दोष होता है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी आप निकालो तो ये तो फिर 50% जनता जो है मांगलिक दोष उनके चार्ट में मिलेगा, होगा बिल्कुल। पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन मांगलिक है, तो क्या सभी लोग मंगल से पीड़ित हैं इस हिसाब से? ऐसा नहीं होता है। तो इसका एक्सटेंडेड रूल ये बोलता है कि सेम यही चीज जो आपने लग्न से देखी है ना, यही सेम आप मून से देखो, यही सेम आप वीनस से देखो, तो जो बाकी बचे 50% लोग हैं ना, वो भी किसी ना किसी एंगल में आ जाएंगे इसके चपेट में। तो कुल मिला के 100 के 100% लोग मांगलिक हैं उस नजर से देखें तो। ठीक है, तो बट ये डेफिनेशन ना कहीं ऐसी नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। ठीक, मंगल हमें पता है कि मंगल एक फायरी प्लैनेट है, ठीक है, एनर्जी अपने अंदर लिया हुआ है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर वो फंक्शनल बेनिफिक है चार्ट में तब तो बड़ा अच्छा काम आपको देगा, रिजल्ट देगा। बट अगर फंक्शनल मेलेफिक है चार्ट में तो प्रॉब्लम है। ठीक, दूसरी चीज, ये सारी जो प्लेसमेंट है ना, ये मंगल की वो प्लेसमेंट है जहां अगर मंगल बैठेगा ना, वो आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी मैरिटल लाइफ पे असर डाल रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, मैं दोबारा आपको मार्क करता हूँ। मंगल अगर यहाँ बैठा है तो लग्न में सब दिया ही दिया, सेवेंथ हाउस पे भी दिया। सेवेंथ हाउस इंपॉर्टेंट है मैरिज के लिए। ठीक, अगर मंगल सेकंड हाउस में है तब सेकंड हाउस तो इमीडिएट फैमिली का होता ही है, मैरिज होगी, वो फैमिली एड ऑन होगी, कोई पार्टनर स्पाउस आपका सेकंड हाउस में ही तो आ रहा है ना, फैमिली एड ऑन होगी आपकी। और यही मंगल आपका अष्टम को भी देख रहा है, जो मांगल्य के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमने सेकंड हाउस मंगल को भी हमने बुरा बोला। ठीक, तीसरे केस में अगर मंगल फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस हैप्पीनेस है जनरल, बट यही मंगल यहाँ बैठ के ना इसका फोर्थ एस्पेक्ट सेवंथ पे पड़ता है ना, फिर दोबारा मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम। सेवंथ में रहेगा तो है ही प्रॉब्लम, अष्टम में बता दिया आपको कि मांगल्य का हाउस है इसलिए प्रॉब्लम। ट्वेल्थ में क्या दिक्कत है? ट्वेल्थ में रहेगा तो ये भी आपके सुख का कारक है ना, ये और यहाँ मंगल रहेगा तो इसका एट्थ एस्पेक्ट दोबारा सेवंथ पे पड़ेगा। क्लियर? इसलिए ये पोजीशंस इंपॉर्टेंट है। बट अब इसमें एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि वही मंगल मांगलिक दोष बनाएगा जो फंक्शनल मेलेफिक होगा चार्ट में। ठीक है, इसका मतलब कि अब ये लग्न स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, फंक्शनल मेलेफिक हो मंगल या मंगल अफ्लिक्टेड हो बहुत ज्यादा तो ही मांगलिक दोष बनाएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो अब इस डेफिनेशन से हर हर मंगल की पोजीशन आपको मांगलिक दोष नहीं बनाएगी। इसको हमको थोड़ा सोच समझ के हमको डिसीजन लेना है। क्लियर है? क्योंकि दोष की बात होती है ना, दोष मतलब डिफेक्ट है, और दोष डिफेक्ट कब होगा? जब वो प्लैनेट कुछ एफ्लेक्शन लिया हुआ होगा तभी तो होगा ना। वो अगर फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है, वही मंगल अगर सेवंथ पे बैठा है तो उसको आप थोड़ी बोल दोगे मांगली का, उसमें डिफेक्ट क्या है उसमें? क्योंकि जो मंगल को अगर फायर ही बोलते हो तो फायर आपको खुद को जला भी सकती है, फायर से आप खाना भी बना सकते हो। फायर के दोनों रूप है ना, वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। तो मंगल अगर मेलेफिक है तो खुद को जलाएगा, वो दूसरों को जलाएगा।
बेनिफिट है तो वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से आपके लिए काम करेगा। अब मंगल इस चार्ट में है ना, 9th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, दूसरी राशि पड़ रही है 4th हाउस में, ये बेनिफिट है, फंक्शनल बेनिफिट है इस चार्ट के लिए। क्लियर? वो 2nd हाउस में बैठा है, इसको आप मांगलिक नहीं बोलोगे इसको आप, ठीक है, यहाँ मांगलिक ये नहीं होगा। क्लियर हो गया इतना? सर एक बार ये, फिर समझाना। हाँ मैंने बोला कि फंक्शनल मेलेफिक बेनिफिट हमने किया है क्लास में, याद है किसी को? मैंने आपसे बोला था ना कि 3, 6, 11 हाउसेस में अगर मूल त्रिकोण साइन पड़ रहा है किसी ग्रह का, तो वो प्लैनेट फंक्शनल मेलेफिक हो जाता है। ये हमने किया था, ठीक है, इसको तो रिवाइज करना पड़ेगा आप लोगों को, भूल गया तो। ठीक है, अब ये यहाँ पर काम आएगा ही। जब भी आपको डिसाइड करना होगा ना ये ग्रह आपके लिए मेलेफिक है कि बेनिफिक है, ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे आप लोग। तो मैंने अभी ये बोला कि ये लियो लग्न की कुंडली है ना, मार्स का मूल त्रिकोण साइन कौन सा होता है? एरीज, है ना, वो एरीज साइन 9th हाउस में पड़ रहा है, मेलेफिक तो नहीं है ये इस लग्न के लिए। अब मंगल जहां भी बैठेगा वो है तो बेनिफिक मंगल ही स्टार्ट इस पूरे कुंडली के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मांगलिक दोष नहीं बनाने वाला, यहाँ कोई जरूरत नहीं है आपको कि मांगलिक निवारण करवाओ या मांगलिक लड़की से शादी हो। ठीक है, अच्छा, ये भी जो बोलते हैं मांगलिक लड़की से शादी होनी चाहिए, एक उपाय बताते हैं इसको, है ना, क्या ये सही है? बोलते हैं कि मांगलिक मांगलिक आपस में मिल जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब ये कैंसिल कर देंगे। हाँ सागर जी। सर लेकिन आपने अभी ये भी बोला था कि अगर वो एफ्लिक्टेड हो तो सर हम्म यहाँ पे मंगल क्या शत्रु के, मतलब शत्रु का साइन नहीं है सर वहाँ पे वर्गो का? हम्म और सर एफ्लिक्शन भी तो हो रहा है ना सर, राहु केतु। दो चीजें हैं, केतु है, रिफ्लेक्टेड है, साथ में फ्रेंडली सूर्य भी है। ओके, तो हम्म वो इसलिए इसलिए न्यूट्रल हो जाता है सर। इसलिए बैलेंस है। ठीक है, अगर और वह सर सन भी नहीं होता, सिर्फ केतु होता, है ना, फिर एनमी साइन में भी है, तो प्रॉब्लम। बट सर अगर यहीं पे हम वो बेनिफिशियल वाला ले लेते हैं तो भी सर, क्योंकि फिर भी तो बैलेंस हो रहा है ना सर, बेनिफिशियल भी है। और चलिए सन को हटा देते हैं, अगर मार्स और केतु रखते हैं, बेनिफिशियल हम्म हो रहा है सर, हम्म लेकिन केतु की वजह से एफ्लिक्टेड भी है, तो फिर भी केतु न्यूट्रल की नहीं वजह होता से सर। फिर एफ्लिक्टेड भी हो गया, साथ में साइन भी एनमी साइन है ना, हाँ फिर तो जी, एफ्लिक्शन की तरफ ठीक चला गया, फिर ठीक तो मांगलिक बनेगा ही। ठीक ठीक। तो हम वेटेज दे रहे हैं, राइट सर? वेटेज देना पड़ेगा। ठीक। देखो ये चीज ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स रूल है इसके लिए, ये आपको ना चार्ट देख देख के एक्सपीरियंस आएगा। थैंक यू। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों का, ये एक दिन का काम नहीं है ये। सर जुपिटर का भी एस्पेक्ट पड़ेगा ना? रेट्रो है तो। रेट्रो है तो। हम्म, हम्म। तो कलेक्टिव कलेक्टिव आपको देखना है इम्पैक्ट किस ग्रहों का कैसा पड़ रहा है मंगल पे। ठीक है, तो उससे आपको डिसीजन लेना है। अच्छा, अब तो ये बोलते हैं कि मांगलिक लड़की अगर मांगलिक लड़के से शादी हो जाए, दोनों अगर मांगलिक रहे तो कैंसिलेशन हो जाता है ना, ये एक बहुत बड़ा फेमस सा रूल है ये। हम्म, तो कहने का मतलब ये है कि अगर देखो मंगल मांगलिक दोष होने के वो क्या होते हैं सिम्टम, वो एग्रेसिव रहेगा, है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, ये सब चीजें होती हैं। केतु के साथ मंगल रहेगा तो ये हिडन एग्रेशन रहता है। इस तरीके से रिजल्ट बताते हैं। ठीक है, ऐसे केस में अगर इस मैरिज अगर किसी मांगलिक के साथ ही हो जाए, एग्रेशन इनके अंदर भी है उनके अंदर भी है, कहाँ से होने वाला ज्यादा वजह। है ना। तो तर्क जो दिया जाता है, लॉजिक, ये बोलते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस मिल जाते हैं तो प्लस हो जाते हैं, इसलिए काम करता है। और यही तर्क नाड़ी नाड़ी दोष में भी होता है ना,
दोनों अगर दोनों कुंडली में अगर नाड़ी दोष है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कर लो। तो माइनस माइनस कभी प्लस नहीं होता है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर -1 प्लस -2 करूं मैं, कितना हो गया आंसर? -3। -3 हो जाएगा। माइनस से ज्यादा हो गया ना अभी। तो कम कहाँ हो रहा है? ये कौन सा गणित से लॉजिक बताते हैं, तो ये तो समझ में आता नहीं है। हाँ, बट अगर -1 + 3 कर दूं मैं फिर, 2 हो पॉजिटिव जाएगा। है। है ना। ये सोच थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे मैं मतलब बनी बनाई थ्योरीज पे नहीं चल रहा है ना। इसीलिए इसीलिए तो ज्योतिष से सबका भरोसा उठ रहा है ना। मांगलिक मांगलिक की शादियां चल रही हैं, तो कहाँ से टिकने वाली? बहुत बार टिक भी जाती हैं, तो उसका कारण ये नहीं होता कि वो माइनस माइनस वाला काम कर रहे। कारण ये होता है कि चार्ट में और भी योग होते हैं। सर और एक उपाय उपाय हाँ। उपाय उपाय करता है कि वो लोग दोष निवारण के लिए मतलब किसी मतलब पहले ये कोई पेड़ के साथ शादी कर लेते हैं। हम्म। ये उसका कोई वो ये होता है कि उन्हें ये बोला कि वो विष्णु का रूप होता है, केले का पेड़, है ना। ये घड़ा हो गया, उसको घट विवाह बोलते हैं उसको, हाँ है ना। केले के पेड़ से शादी होती है, हाँ पीपल के हाँ पेड़, ऐसे अलग अलग होते हैं, वो देवता होते हैं। तो ये बोलते हैं कि इसमें इस योग का ये होता है कि एक मैरिज जरूर ब्रेक होती है। ठीक है, तो वो मैरिज सेरेमनी ही करते हैं वो। जब वो उपाय किया जाता है, एक तरीके का वो मिनी रिचुअल है मैरिज का। हाँ। ये बोला कि वो हुई तो वो दोष उस पर चढ़ गया, ट्रांसफर हो गया, बच गए। अब होता कर है। लो, अब कर लो दूसरी शादी। हाँ, असल में ये होता है सर, मतलब हाँ, एनर्जी कैसे उसको पेड़ में ट्रांसफर हो जाएगा सर? एनर्जी पेड़ में ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, बट एक रिचुअल है, ये करते हैं लोग, बहुत सालों से चला आ रहा है, और एक मांगलिक दोष के नाम पे यही एक उपाय मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कोई उपाय है भी नहीं। और दूसरा सबसे सरल इसका दूसरा उपाय ये होता है कि आप मंगल दोष का निवारण करवाइए, है ना, मंगल के जाप करा के, है ना। और बहुत तरीके हैं, आप उस टाइम पे मैरिज मत करो जब मंगल का कोई दशा है, तो प्रोग्रेशन चल रहा है, अब बच जाओगे। बट जब चलेगा तब प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ये माइनस माइनस +1 वाला, ये लॉजिक गलत है, तो इसको ऐसे नहीं चलाएंगे। ठीक है, दोनों चार्ट आपको देखना है, तब होना है। ठीक है, तो मांगलिक दोष जब आप समझते हो तो ध्यान रखना कि मैं फिर बता दूं, ये दोष है। जिस भी शब्द के आगे दोष लग गया, वो डेफिनेशन पे एज इट इज मत लगाना। जब आप बुक्स पढ़ोगे ना, जब ऐसे आप बहुत सारे योग योग आप बुक्स में देखोगे, जो मेलेफिक योग है, एक कॉम्बिनेशन बता दिया, उसका सोचना पड़ेगा वो मेलेफिक की डेफिनेशन तभी फुलफिल होगी जब वो प्लैनेट एफ्लिक्टेड होगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। काल सर्प हमने बोला जब एफ्लेक्टेड होगा राहु केतु तभी होगा, वरना राहु केतु जनरली ही हम लोग बोलते हैं मेलेफिक है, इसलिए में फ्लेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी दोष बनते हैं कुंडली में, योग जिसकी बात करोगे ना, जब तक योग की डेफिनेशन वो प्लैनेट एफ्लेक्टेड ना हो, वो डेफिनेशन पूरा नहीं होता है। ठीक है, ऋषि ने ये सोच के चले थे कि जब वो योगाध्याय तक अगर स्टूडेंट पहुंच रहा है तो उसने इससे पहले के सारे चैप्टर पढ़े होंगे। उनको क्या पता था कि कलयुग में बच्चे ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग के 10 चैप्टर छोड़ के सीधा योगाध्याय पे जंप मारते हैं। उनको पता होता तो वो योगाध्याय में भी वो सारे चैप्टर सारे रूल दोबारा लिखते, है कि नहीं। तो गलती ऋषि की नहीं है, गलती आपकी है कि हम लोग स्किप कर रहे हैं चैप्टर्स। तो योगाध्याय आप जब पढ़ोगे तो उसके जो बेसिक्स जो नियम है वो लागू होंगे वहां पर, उसको हमें नहीं छोड़ना है। क्लियर। नेक्स्ट टाइम जब भी आप दोष शब्द सुनोगे किसी भी योग के साथ, वहां एफ्लेक्शन चाहिए, तभी वो दोष बनेगा। वो दोष की क्वालिटी तो आनी चाहिए उसके अंदर ना। तो मंगल का होना किसी भाव में, फर्स्ट हाउस में, सेकंड में, फोर्थ में, सेवेंथ में, उसको दोष नहीं बना देगा, जब तक वो प्लैनेट फंक्शनल मेलेफिक या एफ्लेक्टेड ना हो चार्ट में, तब तक। क्लियर।
आपको रिफ्रेश चार्ट कोई दिखाना चाहता है तो देख लो, किसी के चार्ट में अगर वेरीफाई करना है तो। नहीं समझ में आया मेरे तो चार्ट, आप मेरा आया ना, चार्ट दिखा। दोबारा पहले बताइए मुझे एक इसमें इसमें बार। इसमें एक क्वेश्चन पूछना है इसी चार्ट में। जी। अगर यहाँ पे आपने कहा ये मंगल दोष कैंसिल हो गया सन की वजह से, हम्म। राइट सर? हम्म। अगर यहाँ सन नहीं होता और जुपिटर ऐसा करता तो भी ये हम्म। कैंसिल होता? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि सन से कैंसिल हो रहा है। मैंने ये बोला कि आपको सब चीजों को देखना है कि मंगल यहाँ पर रिफ्लेक्शन में है कि नहीं। कैसे देखोगे? सबसे पहले तो वो कि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बन गया, वो फंक्शनल बेनिफिट है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस चार्ट में। ठीक है। सन के साथ है, फ्रेंडली प्लैनेट के साथ, एडिशनल प्लस पॉइंट। ठीक है। नेगेटिव क्या है इसमें कि केतु के साथ है ना। और दूसरा नेगेटिव क्या है कि वर्गो साइन में है ना। केतु के साथ होना, वर्गो साइन होना, उससे ज्यादा प्लस पॉइंट इसके पास है, क्योंकि उसका मूल त्रिकोण साइन नाइन्थ में पड़ रहा है और उसका फ्रेंडली प्लैनेट सन के साथ। ये दो ज्यादा पावरफुल है कंपैरिजन टू केतु। इसलिए हमने बोला कि मंगल यहाँ पर मेलेफिक की तरह काम नहीं करेगा यहाँ। अगर मैं सन को हटा दूं तो एक बार को फिर पलड़ा थोड़ा इनका भारी पड़ता, केतु और वर्गो साइन का, है ना। हम्म। सर ऐसा भी होगा कि सन के साथ है तो एडजस्ट जो होता है, सन के साथ है तो वो कम्बस्ट कम्बस्ट। कम्बस जो होता है, हाँ। उसी की वजह अगर से भी कम्बस्ट, हाँ कम्बट कम्बस्ट नहीं है ना यहाँ पर ये, जी है ना, क्योंकि मार्स यहाँ पर 4 डिग्री पे है, वो 18 डिग्री पे हाँ है ना। तो कम्बस्शन में नहीं है, कम्बशन में होता तो फिर प्रॉब्लम होती, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, कम्बशन में होगा तो अपनी स्ट्रेंथ खो दी उसने अपनी, हाँ है ना, तो फिर दिक्कत देगा। अच्छा सर, अभी एक बार मेरा चार्ट देखिए, उसमें मांगलिक हम्म। दोष है उसमें। बताइए दोबारा। अक्टूबर 12, 1986, हम्म। 3:30 PM, 3:30 PM है सर, रायगंज। देखिए एक्वेरियस लग्न है। हम्म। मंगल इस चार्ट में मेलेफिक है, फंक्शनल, क्योंकि इसका जो मूल त्रिकोण साइन ये थर्ड हाउस में पड़ता है। ठीक है। अब मंगल 12th हाउस में बैठा हुआ है एक्सॉल्टेड होके। ये मेलेफिक तो है ही, पर मेलेफिक लेके स्ट्रेंथ भी लिया हुआ है अपने अंदर, तो ये मांगलिक दोष बनाएगा ही, बनाता है। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, एक और एक्सेप्शन रूल जो मैं बताना भूल गया आपको, कि अगर कोई मार्स अगर सैटर्न से अफ्लिक्टेड, सैटर्न से अगर एस्पेक्टेड है तो भी मांगलिक दोष कैंसिल होता है। ठीक है। इसमें हो रहा है, इसमें हो हम्म। तो इस चार्ट में सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए ये कैंसिलेशन मांगलिक में है। कैंसिलेशन। ठीक है। हाँ गुलशन जी बोलिए। सर एक मेरा एक चार्ट लेंगे? हाँ। हाँ ले लेते हैं इसके बाद। ठीक है। विजय समझ में आ गया। यस सर, यस सर। ठीक है। तो एक्सॉल्टेशन होना कोई अच्छी बात नहीं है, अनटिल अनलेस अगर वो बेनिफिट नहीं है तो। ठीक है। एक्सॉल्टेशन तो प्लांट के पास स्ट्रेंथ है, अगर वो किसी काम को बिगाड़ने के लिए रेडी है तो वो और ज्यादा बिगाड़ेगा। हाँ गुलशन जी बताइए। सर चार्ट है 2 मई हम्म। 2007। सॉरी सर, इस चार्ट में हम लोग मून को भी देख रहे हैं ना, फ्रेंडशिप में? हाँ उनको भी देखेंगे। ठीक है, ठीक। टाइम। सर सर दोपहर का 1:14। 1:04। हाँ जी। हम्म। सर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। ये चार्ट है ना। Yes, sir.
सॉरी सॉरी सर सर, लेकिन उस हम्म, चार्ट में केतु की 5th दृष्टि पड़ रही थी सर मार्स पे, तो भी सैटर्न ओवर पावर कर जाता है। हाँ, वो इसलिए करेगा क्योंकि वो सैटर्न अपने, एक तो एग्जॉल्टेड, ऊपर से अपने ही साइन को सैटर्न देख रहा है, और ओके, लग्न भी सैटर्न का ही है। ठीक है सर। हम्म, अब ये चार्ट है, बताइए सब। इसमें तो बेनिफिक है मार्स। मार्स बेनिफिक है, ठीक है, 7th हाउस में है राहु के साथ। सेक्टर देख नहीं इसको रहा है, ये तो अच्छा है, बहुत बड़ा दोष नहीं। इनका दोष ये फंक्शनल मेलेफिक है ना मार्स। एक्चुअल बेनिफिक है। नहीं, नहीं बेनिफिक होगा ना, फंक्शन बेनिफिक नहीं बेनिफिक है। हाँ ये एरीज जो है, बेनिफिक 9th हाउस में है। ठीक है, यही मंगल 7th हाउस में बैठा है राहु के साथ, ठीक है, एक्वेरियस साइन में, और लग्न को भी देख रहा है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, पांचवा। ठीक है, रेट्रोग्रेड शुरू होगा तो प्रीवियस साइन में भी जाएगा, तो वहां से तो 5th एस्पेक्ट भी मंगल पे थोड़ा सा होता है। जुपिटर बकरी है ना सर? वक्री है, मैंने वही बोला ना, रेट्रोग्रेड है तो प्रीवियस साइन से भी उसको मिले। देख के क्या लग रहा है, नानी दोष बनता है इसमें? सेकंड से तो 8th हाउस हो रहा है। देखिए, इस चार्ट में ना मांगलिक दोष नहीं है, ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग, बट दो मेलेफिक प्लेनेट एक हाउस में होना, ठीक है, और उसका डिस्पोजर 12th में जाना, वो 7th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो देगा, बट उसका कारण मांगलिक दोष नहीं है, ठीक है। कृष्ण सर जी, जुपिटर जो मार्स की राशि में आ गया और कनेक्शन बना रहा है, इसमें जुपिटर का जो मिल रहा है उसको कॉम्बिनेशन, उससे उसको फायदा नहीं होगा, वो तो थोड़ा हमने बोल ही प्रोटेक्शन दिया नहीं ना, अब मिलेगा? जुपिटर क्या डिस्पोजिटर हो गया मंगल खुद, और जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है उल्टा, तो वो तो बेनिफिट तो है ही उसको मंगल को ना, तो मांगलिक दोष वहां पर तो है ही नहीं, तो मंगल से रिलेटेड कोई दोष नहीं है। तो सर मेरे हिसाब से सर इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो सैटर्न से आ रही है। सैटर्न राहु दोनों से आ रही है। सैटर्न, हाँ। राहु राहु सैटर्न राहु दोनों से आएगी ना। जब सैटर्न और राहु जब प्रॉब्लम देंगे तो मार्स बाउंडेड है प्रॉब्लम देने के लिए वहां पर। जैसे मांगलिक दोष, देखो मांगलिक सर मुझे डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ओके मांगलिक दोष को हम ये बोलते हैं कि वो स्टैंड अलोन प्लैनेट अकेला काफी है दोष के लिए, बाकियों की सर, जरूरत इसमें नहीं मुझे है। ना जो बात समझ नहीं आई वो ये हाँ, समझ नहीं आई कि 11th हाउस जो 11th जो राशि है सर, वो एक अग्रेसिव राशि नहीं है। मतलब हम्म, यहाँ पर कोई अग्नि की राशि होती तो सर हम समझ सकते थे कि वो मतलब हाथापाई, मार पिटाई, बोलकर क्रोधी इंसान होता वो। सर हम्म। 11th राशि अग्रेसिव राशि नहीं है, तो क्या किस तरीके से, मतलब जो इस जी जो फलित करेगा वो किस तरह से करेगा? बोलकर करेगा, विचारों के भेद से करेगा, किस तरीके से करेगा, या मनी की प्रॉब्लम देगा? नहीं, इसमें इसमें देखो, ये पहली चीज तो कि राशि एग्रेसिव होना चाहिए तभी प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर कोई फायरी राशि अगर होगी, वो एड ऑन करेगा सिचुएशन में, नो डाउट, ठीक है, बट अगर वो नहीं है, कोई एरी साइन आ रहा है, कोई अर्दी साइन आ रहा है, तो वो बिल्कुल असर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, पहले कोई रूल नहीं है इस पे ऐसा। दूसरी चीज कि 7th हाउस पे ये बन रहा है, लग्न पे नहीं बनता, 7th हाउस पे, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ना इनकी स्पाउस पे लागू होती है। जो स्पाउस का जो कैरेक्टर है, जो स्पाउस का जो नेचर रहेगा, ये उन पे लागू होगा ही, ठीक है। रही बात की एग्रेशन को लेके, तो इसमें आप ये नहीं बोलोगे कि वो एग्रेसिव नेचर के वो निकलेंगे, नहीं, एग्रेसिव नेचर नहीं, बट ये जो दो मैलेफिक प्लैनेट, हमने एक नियम पढ़ा था ना कि दो क्या बोलते हैं उसको, सेपरेटिव प्लैनेट अगर एक राशि में बैठेंगे तो उसके कारक तत्व से उसको सेपरेट करते हैं, और उसके कारक तत्व से उसको प्रॉब्लम देंगे। यहाँ पर जो 7th हाउस के कारक तत्व हैं, या तो हो गए बिजनेस, ठीक है, उनके व्यापार में, या उनके स्पाउस, उनके रिलेशनशिप में, ये विच्छेदात्मक अ, असर रखेंगे ये दोनों प्लैनेट मिलकर।
अकेला मंगल नहीं, राहु भी। और दूसरा कि सैटर्न डिस्पोजिटर जाके 12th में बैठा। ये 3 कारण है इसके लिए। जुपिटर का इन्फ्लुएंस काफी हद तक इसको रिड्यूस कर सकता है, ये एक प्लस पॉइंट हम मान सकते हैं, ठीक है। बट उसके बावजूद भी 3 3 ग्रह मेलेफिक का इन्फ्लुएंस होना एक हाउस पे, ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो बाय नेचर ऐसा नहीं होगा कि वो एग्रेसिव नेचर इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं। वो सिचुएशन ऐसी बनेंगी उनके साथ वो, कि दोनों में कुछ असमंजस ऐसी चीजें चलती रहेंगी स्पाउस के साथ। इनके खुद में कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी जगह से हो सकता है कि वो ठीक रहे, संभालने की कोशिश करें, और सिचुएशन ऐसी बनेंगी पार्टनर के साथ तो प्रॉब्लम होगा। अब वो पार्टनर चाहे लाइफ पार्टनर है चाहे बिजनेस पार्टनर, दोनों पे डिपेंड करता है कि आगे जाके कैसे ये मैनिफेस्ट होने वाला है इनके रिजल्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब कंक्लूजन ये है कि हम मांगलिक दोष को हम लोग ब्लेम नहीं करेंगे। अदरवाइज ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि पंडित जी सीधा बोलेंगे कि ये मांगलिक दोष था, देखा इसलिए हुआ ऐसा। ठीक है, बट आप इसको डिटेल में आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हम मांगलिक अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या राहु भी रिस्पॉन्सिबल है इक्वली, सैटर्न भी रिस्पॉन्सिबल, सारे ही साथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको डिफरेंस, क्योंकि जब ये पता लगेगा तभी तो आपको सोल्यूशन दे पाओगे ना। अब हम मांगलिक दोष हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन तो बनता है ना, और हम लगे हैं मांगलिक दोष को उपाय कराने में, तो वो नहीं बनेगी बात उससे, है ना। ओके सर। सर हाँ गणेश। सर सर मैं बताऊं, उसमें कालामृत भी आएगा और राहु ये मांगलिक दोष भी आएगा। कालामृत कहाँ से आ गया? अभी हमने पढ़ा था सर, हाँ कालामृत ही तो पढ़ा था सर, काल सर्प में। हाँ तो बट यहाँ पर तो जुपिटर मून बाहर है, वहां से नहीं सैटर्न नहीं वीनस नहीं हाँ? नहीं, मैं कह रही हूँ मैं एक डेट ऑफ बर्थ बताऊं। अच्छा अच्छा, आप तो उसमें कह रहे हो कि उसमें मांगलिक भी आएगा दोनों और चीजें आएंगे, कालामृत भी हाँ। आएगा। अच्छा ठीक है, पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दो लोगों को ठीक है पूछ सर, रहे हैं। ठीक। हाँ गणेश जी बोलिए, कुछ पूछ रहे थे आप। ये सब मेरा थोड़ा देख देखेंगे सर। अच्छा देखना है, चलिए, ठीक है। एक सेकंड, पहले संगीता जी वाली कुंडली देखते हैं, फिर आपका लेते हैं, ठीक है। सागर जी बताइए। सर अपने को सैटर्न क्योंकि 12th में है इसीलिए थोड़ा इफेक्ट ज्यादा देगा, लेकिन अगर वही सैटर्न 6th और 8th में होगा तो भी इक्वली रहेगा ना सर, तो भी 10th हाउस। प्रॉब्लम है, हाँ। देखिए इसमें ना एक बड़ा सरल नियम है कि कोई प्लैनेट किसी हाउस का रूलर है, ठीक है, वो कहीं जाके बैठता है। इसका मतलब क्या है, इसको आप कैसे इंटरप्रिटेशन में लाते हो? बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। इसका मतलब ये होता है कि वो प्लैनेट अपने उस जिस हाउस का वो रूलर है, उस हाउस के लिए ना वो रिसोर्सेज ढूंढने गया है बाहर। यहाँ पर सैटर्न 7th हाउस का रूलर है, ठीक है। अब वो 7th हाउस के लिए ना कुछ रिसोर्सेज ढूंढने गया है बाहर, और जाकर चला गया 12th हाउस में, वहां से वो रिसोर्स उठा के ला रहा है। तो 12th हाउस के रिसोर्सेज जब वो 7th में लेके आएगा तो किस तरह के रिसोर्सेज होंगे ये आपको पता है। तो जब आप प्रिडिक्शन आप करोगे किसी ग्रह का कि ये प्लैनेट जाके वहां बैठा है, इसको इसको आप ऐसे सोचना मेंटली कि वो प्लैनेट वहां से कुछ रिसोर्स उठा के लेके आएगा, कहाँ कहाँ लेके आएगा, 7th में और 6th में। तो ये सैटर्न कैपेबल है हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी लाने में, है ना, ये प्रॉब्लम 7th हाउस में भी लाने में कैपेबल है। तो कोई भी प्लैनेट कहीं भी जाके बैठता है, जैसे वीनस इनका अपने ही साइन में बैठा है, तो इसने बहुत एनर्जी इसने कंजर्व कर लिया, अब इसको भटकने की जरूरत नहीं है, ये उसी हाउस से रिसोर्स निकाल रहा है कि नहीं। मून 12th हाउस का लॉर्ड है, वो जाके 3rd में बैठा है, तो 3rd हाउस से रिसोर्स लेके आएगा वो। क्या हो सकता है कि 3rd हाउस से लाके 12th में डाल रहा हूँ, इसको इसको आप क्या कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो इससे आप? क्या इस पर्सन को अपने बर्थ प्लेस से कहीं अलग जाके सेटल होना इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है? ये सर, और इनको कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स या नेट इंटरनेट वाला कुछ उसमें फायदा होगा। ठीक है, तो 12th देखो, प्रिडिक्शंस आपको 12th हाउस से रिलेटेड करनी है, ठीक है। 12th हाउस में जो भी प्रिडिक्शंस हो पाती है मून को लेके, है ना, बट उसके जो रिसोर्सेज होंगे ना वो 3rd हाउस से निकाल के लाता हूँ। ऐसे आप सारे प्लैनेट के लिए आप लागू करो। मार्स 9th हाउस का लॉर्ड है, 7th से रिसोर्स उठा के ला रहा है।
ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि बने बनाए आंसर फिक्स नहीं मिलेंगे। तो क्लासिकल बुक में जो लिखे रहते हैं ना, उसको हमें एज इट इज हमको लिटरली लेके प्रिडिक्शन नहीं करना होता है। वो समझो कि ऋषि के उसको क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। वो तो प्रिडिक्शन उसमें लिख दी है उन्होंने, प्रिडिक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा उसने ऐसे क्यों किया, ऐसे कौन से तत्व हैं जो दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसी चीजें आप देखो तो सिंपली आप रिसोर्स वर्ड को ध्यान में रखना, है ना। आप अपने घर से मार्केट जाते हो तो घर में कुछ भरने के लिए लेके आ रहे हो ना, वहां से रिसोर्स ढूंढ के ला रहे हो। बेकरी गए वहां से केक उठा के लाओगे, अच्छी चीज, है ना। मेडिकल शॉप गए वहां दवाइयां उठा के लाओगे। तो ऐसे ये सैटर्न गया है कहीं शॉपिंग करने, वहां से बट शॉपिंग करने चला गया 12th हाउस में, वहां से कुछ उठा के लेके आएगा वो 7th हाउस के लिए। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अब ये कैसे डिसाइड करा जाए कि वो अच्छा उठा के लाएगा कि बुरा लाएगा। सैटर्न अगर मेडिकल स्टोर में गया शॉपिंग करने तो हो सकता है वो एक्सपायरी दवाई उठा के ले आए। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो प्लेनेट वहां से अच्छा रिसोर्स लेके आ रहा है कि बुरा लेके आ रहा है। कि सारे नियम हमने किए हुए हैं, पता है, पर अभी लोग अभी तक आप उसमें सोच नहीं रहे, बस आपको। अब यही मैं दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूँ तो आप मैं अब जवाब नहीं दे पा रहे। रिसोर्सेस सैटर्न वहां से अच्छा लाएगा बुरा लाएगा ये डिसाइड करोगे आप सैटर्न की स्टेटस पे, उस राशि पे, उस भाव में। ठीक है। कोई भी भाव अच्छा बुरा नहीं होगा, ध्यान रखना हमेशा। सैटर्न के लिए 12th हाउस अच्छा बुरा नहीं है, बट उस भाव में जो राशि है ना वो अच्छा बुरा हो सकती है सैटर्न के लिए। समझ में आई बात। तो सैटर्न यहाँ पर 12th हाउस में अच्छी चीजें भी हैं बुरी भी हैं। 12th हाउस अगर हॉस्पिटलाइजेशन दिखाता है तो 12th हाउस एक्सपेंसेस भी दिखाता है। 12th हाउस अच्छी चीजें भी देता है ना। अब उसमें से वो अच्छी चीजें ही निकालेगा कि एक्सपेंसेस निकालेगा, कैसे डिसाइड करोगे, वो डिसीजन होगा आपका कैंसर साइन। सैटर्न कैंसर साइन में कैसा है, एक्सॉल्टेड है, Exalted है। डेबिलिटेशन है, फ्रेंडली है, एनिमी है, कैसा है। एनिमी साइन। एनिमी Stressed है। And एनिमी है, स्ट्रेस्ड है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम है। तो obvious सी बात है वहां से आप जो उठा के लाएगा ना वो कुछ गड़बड़ ही लाएगा वो। और वो गड़बड़ लेके कहाँ पर देगा, 7th और 6th में। 7th 7th। house में। सिंपल, इसमें दिक्कत क्या समझने में, है ना। तो लोग लोग क्या करते हैं ना ज्योतिष में, वो थोड़ा उल्टा सोचते हैं। उनको उनको लगता है ना कि सैटर्न 12th में चला गया तो बुरा ही बुरा करने वाला है। ऐसा नहीं 12th होता, में है ना। 12th में सर विदेश यात्रा भी रहता है और जेल का भी योग रहता है। जेल का भी योग रहता है। पुराने टाइम पे विदेश यात्रा जाना अच्छा नहीं माना जाता था। जी सर। विदेश यात्रा आदमी कब करता था, जब यहाँ पर अनसक्सेसफुल रहे, यहाँ से कुछ नहीं चल रहा है ना। उसको बिरादरी से अलग कर दिया, देश से निकाला कर दिया, कुछ कमाई नहीं हो रही है, तब बाहर जाते थे लोग। या वो व्यापारी है तब जाते, है ना। पर अब थोड़ा समय उल्टा है। अब तो कनाडा जाना स्टेटस है ना। यूएस जाना तो अब अच्छी बात है। तो वो आईटी देश वाले काल पात्र के अकॉर्डिंग हमको वो इंटरप्रिटेशन आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक। तो वो तो लोग क्या करते हैं कि जबकि प्लैनेट बैठा है तो वो हाउस को अच्छा बुरा मत समझ देते हैं कि 6 8 बुरा बुरा, 6 8 12 हाउस हमेशा बुरा ही देते हैं। ऐसा नहीं है। यही सैटर्न अगर वहां पर अपने साइन में हो, एग्जॉल्टेड में हो, है ना, तो वो उस चीज को ना वो बचाएगा, वो प्रिजर्व करेगा, वो एक्सपेंस आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेगा। ठीक है। तो ऐसे आपको सोचना है इसमें। हाँ विजय जी बोलिए। बेसिक क्वेश्चन है। हाँ फंक्शनल मैलिफिक का जो है, जैसे टॉरस साइन है तो हाँ। उसमें जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन जो होगा 11th हाउस हो गया, हम्म ना सॉरी 8th हाउस हो गया, हम्म। 9th। तो इसमें मैलिफिक मानेंगे जुपिटर? नहीं, तो क्योंकि हालांकि 159 में अगर कोई भी राशि पड़ती है तो उसको हम लोग मेलेफिक में नहीं काउंट करते। ये 3 6 11 में हाँ, मूल 3 त्रिकोण 6 साइन 11 के साथ अगर उसकी दूसरी राशि अगर 159 में पड़ रही है जी सर। तो वो नहीं होगा मेलेफिक।
तो बट टॉरस केस में जो है 8th में पड़ रही है। कोई दिक्कत नहीं, बट एक राशि तो लग्न में ही है ना। हाँ, ठीक तो प्रेफरेंस हमेशा हम लोग 159 को देंगे। है। ओके, थैंक यू। हाँ संगीता जी बताइए आप। तो 12/9/1968, 12 सितंबर। 1968। जी 1735, हम्म रांची। तो क्या करना था झारखंड। हमें, रांची। झारखंड मिलेगा सर अब तो। तो ये हमारा खत्म हो रहा है केतु पे। कल अमृत योग। ठीक है। और बताइए मांगलिक दोष। मार्स है 7th में। मार्स फंक्शनल मैलिफिक है, और 7th में है। 7th में है। बट इस 7th में होने के बाद भी ना ये फ्रेंडली साइन में, और दूसरा दो फ्रेंड्स दो के साथ। फ्रेंडली प्लैनेट के साथ है। ठीक है। तो ये भी सेम, जैसे भी जो गुलशन जी का चार्ट था वो भी सेम सिचुएशन में ही है। देखो यहाँ पर ये जो स्थिति बिगड़ेगी इनकी, वो मांगलिक दोष से तो एटलीस्ट नहीं बिगड़ने वाली। ठीक है, कुछ और कारण बनेंगे वो अलग बात है, बट एटलीस्ट मांगलिक दोष को यहाँ पर हम ब्लेम नहीं करेंगे। यस सर। ठीक है। बट अगर यही मंगल अगर अभी मान के चलो यहाँ होता 4th में, ठीक है, तो होता मांगलिक दोष। यहाँ जी होता, यहाँ होता, है ना, यहाँ पर होता, 12th में। है ना, 12th में होता तब। ठीक है। पर लकीली वो ऐसी जगह बैठा है जहां पर सबसे बच के बैठा है, वो ठीक है। मांगलिक दोष एटलीस्ट नहीं है। ठीक। तो ठीक है थोड़े सर। छोटे 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 डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इसको देख के आपको डिसाइड करना है। मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ, जब ये सब आप करना शुरू करोगे ना, लोग आपकी बात मानेंगे नहीं। इंटरनेट पे मत करने लग जाना है सब, डिबेट करने में लगे और झगड़ने में लगे और पोस्ट में। फिर ये नहीं समझ में आता, क्योंकि इतना कोई दिमाग थोड़ी लगाता है। उन्होंने बने बनाए रूल पढ़ लिए हैं कि मांगलिक यहाँ यहाँ है तो मांगलिक दोष, बेसिक्स यूज करते नहीं है, है ना। यस सर। और ये छोटे 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 डिफरेंसेस ना देखो कितना फर्क लेके आ रहे हैं। ये इसी चार्ट में सिर्फ लियो को छोड़ के और भी कहीं भी बैठ जाए मंगल मंगल दोष बनाएगा, लियो में ही नहीं बनाएगा। अब वहीं बैठा हुआ है। ठीक। यस सर। ठीक है सर। अब बताइए आ, गणेश जी आपका। जी सर। तो 7/9/86। गुलशन जी कुछ पूछना चाहते हैं इस हाँ चार्ट पे? जी। नहीं आप सर पहले ये कर लीजिए फिर मैं बोल दूंगी। अच्छा ठीक है। हाँ बताइए डेट। 7/9/86। 7 सितंबर 86। हम्म 12:25 PM। हम्म सुंदरगढ़, उड़ीसा। हम्म इसमें क्या है, क्या समस्या है? इसमें मांगलिक सर, दोष? जी सर, हम्म नहीं है। ठीक है। जी सर। एफलेक्टेड नहीं है ना, ना वो मेलेफिक है। किसी कोई पॉइंट कोई बल बताना चाहते हैं, कोई कोई दिक्कत किसी को इस चार्ट पे? हाँ, मूल त्रिकोण 6th हाउस में पड़ रहा है सर। बट इसका एक राशि लग्न में है तो ये फंक्शनल मेलेफिक नहीं होते हैं। यही तो अभी उनको बताया था ना जी जी विजय जी जी ने। 159। हाँ 1.9 हमेशा प्रेफरेंस में रहेगा। जी सर, मूल त्रिकोण। तो इसलिए वो नहीं है मांगलिक दोष। ठीक है। जी तो अगर कोई बोले तो मानना मत, दिक्कत नहीं है। सर सिर्फ 159 या केंद्र भी ले सकते हैं? 159 फर्स्ट प्रेफरेंस। जी। ठीक है। हाँ गुलशन जी आप बताइए। सर मेरा एक चार्ट और है मेरे पास हम्म जिसमें ये कालसर्प दोष बनता है हम्म 5th और 11th में सर। उसमें हम्म मून और राहु
5th में है और केतु 11th में चला गया। सर तो इसमें जैसे ये तो कॉम्बिनेशंस होते हैं 5 9 3 नहीं, जैसे 5 9 6 12 ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं ना सर ये चीजों के, इस तरह से कई तरह के कालसर्प दोष बनते हैं। तो सर जिसका जैसे इस मेरे पास जो चार्ट है उसमें 5 और 11 में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो मैं वो चार्ट का दे अच्छा दूं अच्छा, आपको? आप बता रहे हो कि वो जो नाम भी दिए जाते हैं ना, अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखनाद, हाँ जी। शंखपदम, ऐसे करके तो 12 सर्प के नाम हाँ सर, तो है ना। ये इसमें क्या हेल्थ को करता है, हेल्थ को करेगा नहीं? आपने बोला 5th एंड 11th है ना, 5th में है, सर आप 11th में वो है। चार्ट लेंगे क्या, चार्ट आगे बताओ देंगे? बताओ बताओ, डिटेल बताओ। सर 1 अक्टूबर हम्म 2004। हम्म सर 11:40 मॉर्निंग में 11:40 सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। मेरे बेटे का चार्ट है ये। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, सर तो ये कॉम्बिनेशन या 5th और 9th में ये सारा आ रहा है। तो ये बना हमारा मेन केतु प्लैनेट केतु, केतु, हाँ है ना। जी हाँ जी, केतु तो रूल हमने कर रहा है, बोला मतलब इसको केतु काला से। अमृत। कला अमृत गणेश जी। हम्म ठीक है। सर तो तो अब ये की ये प्रॉब्लम अफेक्ट, किस में आएगी। हाँ जी, क्योंकि सर उसकी जब राहु की दशा चली थी तब हम्म से वो बहुत बीमार रहा था, मतलब तब से वो शुरू हुआ था बीमार होना, मतलब हम्म बुखार हुआ शुरू। और हम एक छोटी सी चीज से चूक गए और वो बुखार बहुत ज्यादा हो गया, मतलब हद से ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि 5th हाउस में सर तो उसका ना डाइजेशन बहुत अफेक्टेड हो गया था उससे। हम्म मतलब सिर्फ एक एक हमारी छोटी सी गलती की वजह से वो एक छोटा सा बुखार जो है ना सर, अगर हम उसके पाँव पे ठंडी पट्टी लगा देते तो वो उसी टाइम ठीक हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से हम उसको गर्म दवाइयां खिलाते गए, डाइजेशन पूरा खराब हो गया और वो पूरा चलो, मतलब इट्स लाइक बहुत खराब हो गया था वो चीज प्रॉब्लम हो सर। गया इसमें ना। अब इसमें अब देखो क्या, डेढ़ जैसे मैंने साल बोला था कि आपको ना निर्णायक प्लैनेट जो होगा वो जहाँ बैठेगा, जहाँ एस्पेक्ट करेगा, डिस्पोजिटर होगा, वो सब बताएंगे कि कहाँ कहाँ लाइफ में प्रॉब्लम दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो केतु आपका 11th में गया, ठीक है। किस साइन में गया, लिब्रा में, है ना। वीनस का साइन है, वीनस यहाँ पर बैठा है 9th में, 5th साइन में, हाँ जी सर। ठीक है। और इसी वीनस का दूसरा साइन जो हमारा पड़ता है वो पड़ता है हमारा 6th में, ठीक है। एस्पेक्ट हमारा पड़ा यहाँ पर और यहाँ पे। तो ये कुछ पर्टिकुलर हाउसेज हैं जहां से इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हेल्थ का ट्रबल है, ये तो 6th हाउस में तो वो चीज बनती है, ठीक है। कि मतलब आपको कुछ, बट वो जो भी हेल्थ इशू रहेंगी ना, वो ऐसी हेल्थ इशू रहेंगी जो अल्टीमेटली आपको पता लग जाएंगी देर से बेर। डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन होगा बट पता लगेगा, ठीक है। तो उससे कुछ ऐसा कुछ आगे, जैसे अभी आपने बोला कि आपको शुरू में कुछ कंफ्यूजन हुआ और आपने कुछ गर्म मेडिसिन उनको देते चले गए, है ना। वो कंफ्यूजन हुआ जो भी कुछ हो, बट अल्टीमेटली वो चीजें टाइमली आपको पता लगेंगी। टाइम मतलब कि उस समय नहीं, बाद में वो कर लेंगे उसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि इतना होने के बावजूद भी ये केतु 9th और 11th का भी वो है ये, तो कहीं ना कहीं 9th 11th से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो इम्यूनिटी भी देते हैं एट दी एंड, अभी नहीं, वक्त और समय आने पे उस चीज को रिकवर कराएंगे, पर पहले वो सफर देगा इन सब चीजों पे, यस, इससे ठीक है। हाँ तो वो डेफिनेटली करेगा। होगा। तो ये बेटर है कि आप इसका सोल्यूशन आप करा लेना, ठीक है। और जो आपने में नाम बताया ना, मुझे नाम से याद आया, ये पॉइंट मैंने लिया नहीं कि हर हाउस के ना अपना अपना एक वो है सर, हाँ जी बताए सर, हुए हैं, दोष है। है ना। हाँ जी हाँ जी जैसे लग्न में अनंत हो गया, हाँ अनंत, जी वासुकी, शंखपाल, पदम, ऐसे करके शेषनाग करके ऐसे 12 है। तो लोग क्या बोलते हैं कि राहु जहां बैठा होगा वहां वो उसको कालसर्प का नाम दे देते हैं ना, अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखनाग, पदम। तो ये पदम हो गया, पदम कालसर्प हो शायद, अगर मैं नाम सही बता रहा हूँ तो। बट वो गलत है, वो ऐसा नहीं होता। वो जैसे मैंने बोला कि निर्णायक प्लैनेट जहां बैठेगा उस सर्प, मैंने आपको क्यों बोला था कि पूजा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छा उपाय। वो इसलिए कि काल सर्प दोष में जब हमको पता था निर्णायक प्लैनेट मेरा केतु है, केतु मेरा मान के चलो कि वासुकी सर्प को दिखाता है,
तो वो जो पंडित जी होंगे जब वो करेंगे पूजा को ना, तो वो वासुकी सर्प का दोष का निवारण करके राहु केतु को लेके पूजा करते नहीं सर, हैं। हमको हम 1.5 साल हम बहुत प्रॉब्लम में रहे, फिर उसकी हाँ। सर इसकी विक्रम की हमने फिर पूजा कराई थी सर, नाग दोष की। उसके बाद वो ठीक होना शुरू हुआ था सर, उसके बाद मैं बहुत अलर्ट हो गई थी इस चीज के लिए, फिर इसलिए नहीं नहीं, वो पूजा अच्छा है, कराई। आपको टाइमली कुछ तो मिला सोल्यूशन। बट इनको क्या करो, इनको आप ना गणेश जी की पूजा के लिए बोलो, ये ओके जरूरी सर। है ओके सर। है ना, क्योंकि सर क्योंकि नाइन्थ मैं ना, उसका लॉर्ड केतु का डिस्पोजिटर 9th में है, ठीक है, तो भाग्य इनका बदलेगा गणेश जी की कृपा से। ओके सर। वो सर जरूर करो आप। जो हाँ। यहाँ पर पंडित जी है ना, उन्होंने हमें इस केतु का एक ही उपाय बताया था सर कि कोई पुरानी नौका होती है ना जो पानी में चलती है, उसकी जो घिसी हुई कील होती है, हम्म। नौका की कांटे, हम्म। उससे आप अंगूठी बनवा के पहनवाइए उसको, हम्म। उससे केतु का उपाय होता है। तो कोई टोटका उन्होंने बताया है, करके देखिए इसको। नहीं, हमने किया सर, उसको हम्म। पहनवाइए। पहले तो नौका की कांटे मिलना बहुत मुश्किल हो गया सर, क्योंकि आजकल नौका चलती ही नहीं है वो वाली। तो हम्म। बहुत बहुत गांव में जाकर सर हमें नौका मिली की कांटे मिली पुरानी एकदम। तो हम्म। सर फिर हमने वो ली, अपने सामने बैठ के उसकी अंगूठी बनवाई, फिर वो बीच की उंगली में पहननी होती है। वो कहते हैं इससे केतु ना, केतु इज जस्ट लाइक, हमें भवसागर से पार जाना है उस जगह से। वो नौका जो है वो हमें जैसे निकालती है ना, तो केतु की इस परेशानी से उसको निकाल देगी। इसलिए हमने ये उपाय किया था सर इसके लिए, पूजा के बाद। नहीं अच्छा है, या तो कम से कम फर्क पड़ना चाहिए, देखो है ना, अगर फर्क हाँ पड़ा है यस। बहुत अच्छा, तो इसको फिर करें, आप पहने रखो, हाँ जी। थैंक यू सर। है ना, वो भी है। और ये केतु के लिए दूसरा बोलते हैं कि हमें डॉग भी पालना चाहिए, है ना। नहीं राहु सर, के लिए लोग 11th हाउस बोलते में हैं। केतु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हम्म। कि ऐसा इंसान जो होता है ना, वो हम्म। दरवाजे तक चीज लाता है लेकिन उसको कभी रिजल्ट तक नहीं ले जाता, वो वहीं खत्म करता है उसको। तो इसके लिए उपाय किया गया था। 11th हाउस लाभ का हाउस होता है ना सर, तो उसको हाँ। लाभ से कोई मतलब नहीं होता है। वो सारी जिंदगी काम करेगा लेकिन वो काम को ना रास्ते में छोड़ के आएगा, वो उसको लाभ तक नहीं लेकर जाएगा। चलिए, बड़ी अच्छी बताई आपने, सही है। ठीक। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है गुलशन मैम, बहुत अच्छी। नहीं, बड़ा अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने, है ना, केतु थैंक 11th यू का। सर। वो आप गज केसरी योग के लिए बोल रहे थे ना, तो हाँ। सर गज केसरी योग हाँ, में मैंने कई गुलशन लोग। गुलशन जी, एक सेकंड है ना, एक सेकंड। हाँ गुलशन, अब बताइए, आप कुछ कह रहे थे कल उसके सर लिए, गज गज केसरी। केसरी ना, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, हम्म। गलत भी हो सकती है। मतलब मैंने 2 या 3 लोगों को में देखा है, हम्म। उनको ना अपनी लाइफ में स्त्री की तरफ से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। उनकी सारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो स्त्री जाति से आती हैं। वो उस अच्छा। चीज को ठीक नहीं कर पाते हैं। उनका जो भी डाउनफॉल है, जो भी प्रॉब्लम्स है, कैसी भी प्रॉब्लम्स है, वो स्त्री जाति से आती है। गज के स्त्री लोग जिनका भी बन रहा है, कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वो उतना मुझे नहीं पता। बट एक मैंने 2-3 चार्ट में देखा है। तो मैं ऐसा फीमेल कनेक्शन क्यों? स्त्री से आती हैं सर, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो बहन हो, माँ हो, मतलब वो कोई भी फीमेल उसको, पर्सन। मतलब मुझे लगता है कि सभी फीमेल से आते हैं, और फीमेल से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। स्त्री हम्म। जाति से उनको प्रॉब्लम आती है। भगवान राम के भी उसमें गजकेसरी योग है, मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा है एक दो। उनको भी जो भी प्रॉब्लम्स आई वो स्त्री जाति से आई सर। हम्म। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा ऑब्जर्वेशन, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। अभी गज केसरी योग हम पढ़ते हैं, है ना, तो मिलेंगे, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास सेशन में हम लोग गज केसरी योग लेते हैं, क्योंकि वो भी योग ऐसा योग है जो कि लगभग सभी के चार्ट में मिल जाता हाँ है ना, जी। कॉमन सा है, बट ऐसा होता नहीं है, वो हम मैं आपको बताऊंगा अगले सेशन में, कि वो आपको 1000 हॉरोस्कोप में किसी एक में मिलेगा, तभी तो गज केसरी नाम सार्थक होगा ना।
सभी के साथ में गजकेसरी योग होने लगा तो फिर बात ही क्या है। गजकेसरी का मतलब क्या है? गज मतलब एलिफेंट, केसरी मतलब, केसरी मतलब क्या होता है? लायन, शेर। लॉयन, ये लॉयन शेर, है ना। तो ऐसा आदमी जिसके अंदर हाथी और शेर की क्वालिटी। हाथी शेर की क्वालिटी क्या होती है? हाथी के पास ताकत है, शेर के पास फुर्ती है। और ये नहीं, है ना, इसका और डीपर मीनिंग है। हाथी संयम को दिखाता है ना, पेशेंस है उसके अंदर, है ना, स्टेबिलिटी है ना। शेर के अंदर फुर्ती है ना, स्पीड, है ना, फियरलेस है शेर, एक्टिव है। ये दो क्वालिटीज ऐसी हैं जो बोलते हैं जिसके जिस आदमी के अंदर होता है ना, वो आदमी राजा बनता है। राजा की क्वालिटी होनी चाहिए, ये चीज। अभी राजा की क्वालिटी वाली बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, हर किसी की चार्ट में तो होना नहीं चाहिए। अगर है तो हर कोई राजा क्यों नहीं है? आज के टाइम पर राजा मतलब अपनी फील्ड में टॉप पे है। मानव। तो अभी जो योग का जो कॉम्बिनेशन आप समझोगे तो आपको दिखाई देगा, ये योग तो ये सबके चार्ट में निकल के आ रहा है। हर हर किसी के चार्ट में लगभग लगभग निकल आता है ना। अभी ये देखो, इसमें भी इतने सारे योग हैं इस चार्ट में भी। हमें भद्र है, निपुण है, अधियोग है, गुरु मंगल योग है, चामर, श्री श्रीनाथ, कल्पद्रुम योग भी है इसमें, ब्रह्मा। अलग अलग कैसे इसमें नहीं भी, ठीक है कोई नहीं। बट लगभग सबके चार्ट में मिलेगा। आप लोग अपना चार्ट चेक करिए, अगर किसी योग मिलता है तो हम अगले सेशन में देखेंगे कि डेफिनेशन जो बोलता है क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं है। जैसे आज के अभी मंगल दोष से आपको समझ में आया कि जहां दोष वर्ड जुड़ा हुआ एप्लीकेशन जरूरी है उसको ग्रह का। जहां पर अच्छा योग बना वहां बेनिफिट होना जरूरी है, विदाउट एफ्लिक्शन। और जहां एफ्लिक्शन हुआ वहां गलती से योग नहीं हुआ। और यही एक ऐसा पॉइंट है जो इसको रेयर बनाता है। ठीक है, ये हम अगले सेशन में आपको बताऊंगा ये। तो अगर गजकेसरी योग है तो फिर वो जो गुलशन जी जो बता रही हैं कि उनको फीमेल से प्रॉब्लम होगा, तो वो फिर चेक करने लायक है। वरना अभी वाले डेफिनेशन चलेंगे तो वो तो हर दूसरे तीसरे आदमी के अंदर गजकेसरी योग मिलता है। और और सबसे बोलेंगे, सब नेटिव बोलेंगे कि फीमेल आज के टाइम पे ऐसा कौन है जिसको प्रॉब्लम नहीं है फीमेल से, सभी दुखी हैं, वाइफ से, गर्लफ्रेंड से, किसी न किसी से। ठीक है, तो ऐसा नहीं, तो वो गजकेसरी योग कोई रेयर आदमी, और रेयर आदमी परेशान होगा वाइफ, तो मतलब किसी फीमेल से, ये हुआ मतलब ना सीधा सीधा। भगवान राम है वो रेयर है वो। हर कोई भगवान राम नहीं बन सकता ना, अगर उनके चार्ट में गजकेसरी योग है तो वो कॉम्बिनेशन हम लोग डिटेल में समझते हैं एक बार। हाँ बोलिए कुछ। सर मैंने ना बीएनएन वाला जो आपका कोर्स अभी शुरू हो रहा है ना, उसमें मैंने एनरोल किया, कर दिया हम्म। सर। लेकिन उसमें ना उन्होंने मुझे रिकॉर्डेड सुनील सर के रिकॉर्डेड सेशंस भेजे हैं सर, लेकिन वो लाइव नहीं है। लाइव मैंने सोचा लाइव है, वो लाइव क्लासेस होंगी। कौन से अभी बीएनएन ज्वाइन किया आपने? अभी जो आपका शुरू होगा हाँ तो जिसमें बीएनएन आपने तो वो, अभी अभी स्टार्ट है, अभी तो दो ही तो फ्री क्लास चल रही है, क्लास हाँ कोर्स सर कहाँ स्टार्ट उन्होंने हुआ? मुझे ना पूरा एक फुल वो दिया है जिसमें सुनील सर की मार्च की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। तो मेरी लाइव क्लासेस नहीं होंगी? नहीं बिल्कुल होंगी, वो तो आपको एडिशनल दिया गया है, आपकी मर्जी, आप पढ़ो ना अच्छा। पढ़ो। अच्छा नहीं मैं तो पढ़ूंगी सर, मैं कैसे नहीं पढ़ूंगी। एंड सर सेकंड वो सर, चेक कर लेना पक्का वो बीएनएन है कि ब्लैंक चार्ट है, ठीक है। अगर वो ब्लैंक चार्ट का कोर्स है तो उसको बीएनएन रिवर्स। बिगनर्स एंड एडवांस ये है उसमें सर। हाँ तो उसमें तुम्हें कुछ कुछ लेक्चर हैं सुनील सर के ऊपर तो फिर होंगे, वो बाद मैं में वो कर सारे सकती हमारे हूँ ना? लेक्चर है। हाँ हाँ तो हाँ वो देखो भी ना, मैं, फ्री है। हाँ जी वो तो मैं देखूंगी। और सर एक चीज और थी, आज आपका एक मैसेज आया था कि जो लोग मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, लाइक आई पेड द थिंग, बट मैं ऐसे ही पूछ रही थी कि वो उसमें ना उन लोगों ने 10% ऑफ दे दिया जिन लोगों ने सेकंड वो किया था। बीएनएन कोर्स के लिए। लेकिन सर, हाँ, और आपने पहले कर दिया होगा। हाँ जी। यही है ना प्रॉब्लम, जब आपने पहले कर दिया होगा तो सोल्यूशन निकल जाएगा। वो बोल दीजिएगा उनसे, कुछ ना कुछ करेंगे वो।
या उतना उसका आपको डिस्काउंट करके आपको रिफंड कर देंगे। तो कुछ अगर आप आगे कुछ आप बाई करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें वो एडजस्ट कर देंगे, ठीक, वो थैंक कोई इशू नहीं है। थैंक ठीक है, कुछ और क्या पूछ रहा था विजय? हाँ सर। हाँ, सर नहीं, अब वो टॉपिक ही हट गया। एक्चुअली मैं पूछने वाला था भूल गए। कि अच्छा। अगर नेटिव नेटिव अगर फीमेल ही हो, हम्म। क्योंकि फीमेल से तो हम देख रहे हैं ना कि जैसे अच्छा, रामचंद्र जो जी हुई गुलशन जी है। ने बोला कि अगर केसरी है तो फीमेल से प्रॉब्लम हाँ होगा, अगर वो खुद फीमेल हुई तो हाँ क्या होगा? हाँ, फिर तो केस फिर दूसरा बन जाएगा। वो तो गुलशन जी बता पाएंगे, अगर वो खुद नहीं नहीं, फीमेल हुई तो। बेटी से हो सकता है ना सर, मेरे तो दूसरे किसी फीमेल से होगा। हाँ हाँ, गुलशन जी ने जैसे ही बोला तो मेरे दिमाग में एक चार्ट घूम गया, तो उनको उनकी बेटी से प्रॉब्लम है। हाँ। प्रॉब्लम है यानी आजकल सब फॉरेन में है। हम्म। अब वो इतने इंडिपेंडेंट हो जाते कि माँ का तो सुनते नहीं है। समझ गया, वो थोड़ा दिक्कत है। वो कुल मिला वैसी के वो दिक्कत। फीमेल एलिमेंट मिलने वाला है, ऐसा उनका हाँ कहना है। हाँ हाँ, वो चाहे बिल्कुल। मेल फीमेल रहे, बट सामने वाला जो प्रॉब्लम देगा वो फीमेल होगी। हाँ, जैसे शादी जम गई है लेकिन हम्म। लड़की कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, इस टाइप से वो होता है, प्रॉब्लमेटिक ही है वो वैसा। समझ तो गया। ऐसी चीजें होती हैं। प्रीति जी, मैं आपको बताऊं एक चीज, जैसे आपके सामने मैं देखता हूँ कि आप जैसे आप जो केसेस लेके आते हो ना, हाँ हाँ वो ऐसे केसेस होते हैं जो प्रैक्टिकली आपको ना बार बार आपको मिलेंगे आने वाले समय में। ठीक है, ये हाँ कॉमन सर। प्रॉब्लम होती है। इनको हाँ। इनको अपना ट्रैक जरूर करना। इनके आप नोट्स बनाओ, केस स्टडी आप बनाओ कि ये प्रॉब्लम थी, चार्ट ये था, ये सिचुएशन है, आप देखो कहाँ तक एक्सटेंड होता है, क्या सोल्यूशन निकलता है। इसके आप 10 तरीके से आप समझोगे चीजों को ना, तो आगे काम आएंगे आपके। अच्छा सर। सर करूंगी सर। सर है ना ये आपका सब? क्लास करके मुझे बीएनएन का इतना नॉलेज बढ़ा, मैं बता नहीं सकती हूँ सर। चलिए, अच्छी बात है। तो बहुत। अब बता ही नहीं बस। सकते तो फिर क्या पूछूंगा? नहीं नहीं सर, हाँ? बता नहीं सकते। नहीं सर, बहुत अच्छा रहा। अरे मैं आपका कोई भी क्लास छोड़ना नहीं चाहती, बस थोड़ा सा अभी त्योहार वगैरह है ना, इसलिए सर फेस्टिवल वो हो टाइम है जाता है। तो हो जाता हाँ, है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। कुछ भी नहीं ठीक है वो। छोड़ना चाहती सर, इतना नॉलेजेबल है आपका हर क्लास। ठीक है, हम तो ट्राई करते हैं बेस्ट करने का। सर। सर। हाँ, गुलशन जी बोलिए। सर एक लास्ट लास्ट चीज है सर, एक हम्म। चीज क्लैरिफाई करनी थी। राहु जब मून के साथ ऐसा होता है, मैंने कहीं पढ़ा था ये, हाँ। हम्म। राहु जब मून के साथ होता है सर, तो वो लेस इंफॉर्मेशन देता है या इंफॉर्मेशन हाइड करता है, ठीक है सर। वो हम्म। इंफॉर्मेशन पूरी नहीं निकालता, हम्म। मतलब इंफॉर्मेशन उसको लगता नहीं है और वो नहीं देता है, इस हम्म। तरह से वो गड़बड़ करता है। हम्म। राहु जब मार्स के साथ होता है तो वो सर झूठ बोलता है, मतलब वो सेनापति को झूठ बोलता है, मतलब वो गलत इंफॉर्मेशन देता है। झूठ बोलता है। वो गलत इंफॉर्मेशन देता है सर, झूठ हम्म। नहीं बोलता, मतलब गलत इंफॉर्म करता है उसको सिचुएशन के बारे में। हम्म। अम, तो सर अगर मैं इसको 7th हाउस पे लगाऊं तो क्या स्पाउस की तरफ से गलत इंफॉर्मेशन आएगी हाँ। जो होगा हम्म। सिचुएशन? बिल्कुल हो सकता है। स्पाउस से गलत इन्फॉर्मेशन आएगी, स्पाउस को गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, दोनों पॉसिबल है। ओके, ठीक है सर। दोनों सिचुएशन हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, तो आज का थैंक सेशन यू सर। समाप्त करते हैं। अगले थैंक यू शनिवार सर। मिलेंगे। अगले शनिवार दीपावली तो नहीं है? यस सर सर, रविवार। दीपावली है सर। 11th है हाँ हाँ सर। अरे दीपावली दीपावली से है। दीपावली से एक दिन पहले है। दीपावली नहीं, तो 12th 11 तारीख को तो हमारे फंक्शंस भी है ना। 11-12 2 दिन है। हम्म। तो अगले हफ्ते पे क्लास नहीं हो पाएगी हमारी। फिर 18 को जाएगी क्लास। एक्सटेंड कर दो। 18। ठीक है, तो 18 को मिलेंगे अगले सेशन में। सर। Thank सर you, sir. सेम 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 लिंक। सेम लिंक पे। ओके हाँ, सर। ठीक है सर। ठीक है। गुड नाइट। Thank you, sir. बहुत नमस्ते अच्छा सर। थैंक यू क्लास सर, है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू। गुड नाइट।